मॉर्निंग ज्योति। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तबीयत ठीक है ज्योति अभी? हाँ सर, अभी तो ठीक है। ओके सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। हाँ, अच्छा चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं जनरल लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस का डिस्कस करना। और जैसे कि ये एग्जीक्यूटिव में तो पढ़ना ही है डिटेल्स में, सीएस एग्जीक्यूटिव में स्पेशली, और सीएस एंट्रेंस में भी आपको ये टॉपिक कवर किया जाता है। हाँ, थोड़ा सा कुछ पॉइंट कम डिस्कस होता है बट अल्टीमेटली जानना तो पड़ेगा। दैट इज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, मतलब भारत का संविधान का बात चल रहा है तो कंजूसी नहीं करेंगे सर। हाँ, कंजूसी इन द सेंस आपको हर एक मैटर डिटेल्स में जानना चाहिए, बिकॉज ये बात संविधान का है। मतलब इट्स अ न्यू एरा ऑफ, मतलब जैसे कि इंडियन इंडिपेंडेंस हुआ है उसके बाद से जो कुछ भी होना है हमारे देश में सब कुछ एज पर संविधान होना है। ठीक है, तो संविधान को अच्छे से जानना समझना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि लास्ट वीक मैंने आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग एक ओवरव्यू स्टार्ट किया था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का ओवरव्यू है तो चलेगा। हाँ, मतलब थोड़ा सा समय लगेगा ओवरव्यू कंप्लीट करने में भी। सो जहाँ पर लास्ट वीक छोड़े थे ठीक वहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वहीं से स्टार्ट करेंगे और आगे का जो बात है वो बातचीत करेंगे। आज बहुत सारा इंटरेस्टिंग मैटर में बात करेंगे। संविधान में, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में लैंग्वेज के बारे में क्या बोला गया है, फंडामेंटल राइट्स वगैरह में थोड़ा बहुत लास्ट वीक बात कर रहा था, फिर से कर लूँगा। फंडामेंटल राइट्स वगैरह में बहुत सारा चीज़ है। मैं आपको एक काम करूँगा, जैसे कि आज कुछ बेसिक चर्चा तो करेंगे ही, कुछ फेमस केस लॉ बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग। ठीक है, फेमस केस लॉ कुछ बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग, और कॉन्स्टिट्यूशन को कितने पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, कौन से पार्ट में किस मैटर में बात किया गया है। ठीक है, देर आर लॉट्स ऑफ पार्ट्स। ठीक है, और किस पार्ट में क्या बोला है इसका एक आइडिया लेना चाहिए, है ना, ताकि आपको किसी भी मैटर में दिमाग में सवाल आए कि भाई इसके बारे में संविधान क्या कहता है। अगर आप ये जानना चाहो तो आप उस पर्टिकुलर पार्ट के लिए संविधान को रेफर कर सकते हो, और जैसे ही रेफर करोगे आपको उसका जवाब मिलेगा। ठीक है, मतलब देश में क्या चल रहा है, क्या चल के आया है और क्या आगे चलना चाहिए, ये सभी बात कॉन्स्टिट्यूशंस में लिखा होता है, और उसके बेसिस में ही देश अपने आप को फंक्शन कराने का कोशिश करते हैं। कोशिश ही बोलूँगा, बिकॉज पूरा का पूरा संविधान को फॉलो अभी भी नहीं हो पा रहा है। आई होप कि धीरे धीरे हो पाएगा। देर आर लॉट्स ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, लॉट्स ऑफ डिस्प्यूट्स, लेकिन फिर भी देश आगे बढ़ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन की बाकी बातें। ठीक है, जहाँ पर हम लोग लास्ट वीक जस्ट छोड़े थे वहीं से मैं बाकी मैटर को स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो चलो सर मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपके साथ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो बाकी हिस्सा है वो मैं चर्चा करता हूँ। ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन एग्जीक्यूटिव लेवल में अगर बात किया जाए तो काफ़ी डिटेल्स में ही है। आपको पूरा ब्रॉड फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जानना है, जिस फ्रेमवर्क के ऊपर ही अभी मैंने फोकस किया। उसके बाद मैं आपको फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हेलो, हाँ सर, स्क्रीन शो हुआ ना? ओके सर, हाँ ठीक सर। है। आप देख सकते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, पावर ऑफ यूनियन, आज मैं कुछ बात करूंगा यूनियन का पावर, स्टेट का पावर। ठीक है, जुडिशियल फ्रेमवर्क, एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क, लेजिस्लेटिव प्रोसेस, मनी बिल, फाइनेंस बिल, अदर बिल्स, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी, देयर रोल, राइट जुरिस्डिक्शंस ऑफ हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट्स, इसका भी एक हल्का डिस्कशन आज करूंगा। ये मेरा बेसिकली आज ब्रॉड फ्रेमवर्क में ही डिस्कशन चल रहा है। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे बाकी और भी कुछ इंटरेस्टिंग जो डिटेल्स पार्ट है उसमें भी आगे आगे बात करना है, बट करंट जो डिस्कशन है, ठीक है, ये मेनली आपका उसी मुद्दे पे चल रहा है। ठीक है सर, तो ठीक है, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए और जो भी चर्चा है उसको समझते जाइए। सिमिलरली इन एंट्रेंस लेवल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस को लीगल एप्टीट्यूड, मतलब लीगल एंड लॉजिकल रीजनिंग के अंदर पढ़ा जाता है। ठीक है, बहुत लोग एंट्रेंस में जो लोग पढ़े हो उनको आइडिया है कॉन्स्टिट्यूशंस का, थोड़ा बहुत आइडिया ज़रूर है। ऐसे अगर कोई एलएलबी पढ़ता है तो वहाँ पर तो उनको पढ़ना ही पड़ता है, जो लोग लॉ के स्टूडेंट्स हैं स्पेशली। ठीक है, लॉ ग्रेजुएट करके आए हैं या फिर कर रहा है
उन्हें भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अच्छा खासा नॉलेज लेके ही वो आते हैं। लेना तो चाहिए सर, सबको लेना चाहिए, चाहे आप लॉ ग्रेजुएट हो ना हो, चाहे आप CA स्टूडेंट हो ना हो, कॉन्स्टिट्यूशन आपको जानना पड़ेगा, सबके लिए एकदम इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है सर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मैंने लास्ट दिन आपको प्रीएम्बल समझाया था, याद है ना? हाँ, प्रीएम्बल में क्या बोला है कॉन्स्टिट्यूशन का, रोज एक बार करके याद दिला दूंगा आप लोगों को कि सर भारत के प्रीएम्बल में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल पे, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू इट्स ऑल इट्स सिटीजन। ओके, क्या सिक्योरिटी देना है? जस्टिस, सबके लिए इक्वल जस्टिस, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ठीक है, सबको इक्वल जस्टिस मिलेगा, सामाजिक मैटर पे, आर्थिक मैटर पे एंड राजनीतिक मैटर पे। मिलता है नहीं मिलता है इसको लेके वाद विवाद होता है, ठीक है, वाद विवाद चलता जाएगा, ठीक है, यही तो डेमोक्रेसी का खासियत है कि वाद विवाद चलेगा बट फिर भी देश आगे बढ़ते रहना चाहिए। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड ओरशिप, आप अपनी इच्छा से सोच सकते हो, आपके थॉट पे किसी का अधिकार नहीं होगा, आपके एक्सप्रेशन पे नहीं होगा, आपके बिलीफ पे नहीं होगा, आपके फेथ पे नहीं होगा, आपके ओरशिप, आप जो भी पूजा या फिर जो भी आप धर्म फॉलो करते हो, ठीक है, आपके विश्वास पे, आपके ओरशिप में एकदम फुल्ली लिबर्टी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, ये भी लिखा हुआ है सर, आप अपने फंडामेंटल राइट्स को मिसयूज नहीं करेंगे, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रोमोट अमंग देम ऑल, ठीक है, सबके बीच में इक्वालिटी, भेदभाव नहीं करना है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना है और सभी के बीच में भाईचारा बढ़ाना है, फैटर्निटी, ठीक है, भाईचारा, ठीक है, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ द नेशंस, ठीक है। इसमें से कुछ वर्ड स्टार्टिंग में नहीं था, बाद में आया, ये चर्चा भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपके साथ किया। ऐसे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है 26 डे ऑफ नवंबर 1949 को आया है, do hereby adapt enact and give to ourselves this constitutions 1949 26th day of नवंबर। सर ये बात हम लोग लास्ट क्लास में काफ़ी डिटेल्स में ही पढ़ा था, काफ़ी डिटेल्स में, याद है सबको? हाँ सर, याद होगा आप लोगों को, मैंने एक एक पॉइंट का मतलब समझाया था, अगर किसी का मिस है मस्ट गो थ्रू सर, ठीक है। यहाँ पर आपको मैं एक एक पॉइंट बताया था कि भारत के बारे में प्रीएम्बल तो मैं आपको बता ही दिया था, इट वाज अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ 26 नवंबर 1949 एंड बिकम इफेक्टिव ऑन 26 जनवरी 1950, ठीक है, मतलब इसको अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर को और ये इफेक्टिव हुआ था 26 जनवरी को, एंड इसीलिए हम लोग 26 जनवरी को ही हमारा प्रजातांत्रिक दिवस या रिपब्लिक डे पालन करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन रिप्लेस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है, ये एक्ट को उन्होंने मतलब रिप्लेस किया, ठीक है, और भारत को सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सिटीज एक कंट्री के हिसाब से लाया। इसमें कुछ चीज़ें पहले नहीं था, जैसे सेकुलर सोशलिस्ट, ठीक है, ये पॉइंट पहले नहीं था, मतलब जब 1949 में जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस टाइम पे सेकुलर एंड सोशलिस्ट ये दोनों वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं था, बट ड्यूरिंग द इमरजेंसी पीरियड, ड्यूरिंग इंदिरा गांधी एरा, ठीक है, ये सेकुलर एंड सोशलिस्ट वर्ड एडिशन किया गया, ठीक है, फॉर एक्चुअल कंट्रोलिंग ऑफ द गवर्नमेंट कंट्रोल करने के लिए इसमें अमेंडमेंट लाया गया था, ठीक है। सर कैसे अमेंडमेंट लाया जाता है वो सब बात भी आपको मैं बताऊंगा कि पार्लियामेंट में किस तरह से अमेंडमेंट होता है, प्रेसिडेंट का पावर क्या है, प्राइम मिनिस्टर क्या कर सकते हैं, गवर्नर क्या करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट कहाँ क्या करते हैं, ठीक है, MP MLAs का क्या खेल है, लोकसभा राज्यसभा का क्या खेल है, ठीक है, जो नॉर्मल आप लोग पॉलिटिकल मैटर में सारा दिन रात सुनते रहते हो, कान में आता है, ठीक है, वही सब चीज़ मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। तो बेसिकली ये सेकुलर एंड सोशलिस्ट वर्ड पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं था, बट इमरजेंसी के समय में 1976 के आसपास के टाइम पे 2 साल 3 साल लगातार एक इमरजेंसी पीरियड बना हुआ था। एक्चुअली देश के अंदर एक काफ़ी अनरेस्ट क्रिएट हुआ था ड्यू टू वेरियस रीजंस, ठीक है, वो मैं लास्ट वीक बताया था आप लोगों को, ठीक है। और ये देखो कॉन्स्टिट्यूशन का नक्शा, ठीक है, इसको किन्होंने नक्शा बनाया इसके बारे में मैंने बताया था, ठीक है, कि नक्शा किसने बनाया, राम मनोहर सिन्हा, व्यूअर राम मनोहर सिन्हा, कैलीग्राफी बाई प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है। सर ये विश्व भारती में बना था, विश्व भारती मतलब रविंद्रनाथ टैगोर का, मतलब ये जो नक्शा है, मतलब हमारे संविधान का जो एकदम फर्स्ट पेज जो है, जो नक्शा है, इसको रविंद्र भारती नहीं, विश्व भारती, आपको विश्व भारती बोला कि रविंद्र भारती बोला मैंने? अरे विश्व भारती बोल रहा हूँ ना रविंद्र भारती बोल रहा हूँ? विश्व भारती बोल रहा हूँ बोला,
बोललाम रे, विश्वभारती बोललाम ना रविंद्र भारती बोललाम? ठीक है चलो। क्या आप लोगों को मेरा आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? বিশ্বভারতী বলুন স্যার। विश्वभारती बोललाम, ओके सर, विश्वभारती হয়েছিল এটা। ओके। अच्छा, लास्ट दिन मैंने और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके साथ शेयर किया था कि भारत का संविधान, बहुत सारा बेसिक चर्चा में मैं किया था संविधान के बारे में, और भारत का संविधान बनाने में किस किस कंट्री का इन्फ्लुएंस है। ठीक है, मतलब एक्चुअली आम्बेडकर साहब, ठीक है, भीमराव रामजी आम्बेडकर, ठीक है, डॉक्टर BR आम्बेडकर, भीमराव रामजी आम्बेडकर साहब का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो जर्नी था, इसमें काफ़ी और भी कंट्री का हेल्प उन्होंने लिया, जिनसे जो चीज़ उनको अच्छा लगा मॉडर्न डे में, ठीक है, जो यूके से ठीक लगा वो यूके से लिया गया, जो यूनाइटेड स्टेट्स से ठीक लगा। मैं ये चीज़ चर्चा किया था आप लोगों के साथ, यूनाइटेड स्टेट्स से बहुत सारा चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लाया गया। जो आयरलैंड से ठीक लगा वो आयरलैंड से लिया गया, जो ऑस्ट्रेलिया से ठीक लगा वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। सर रिसेंटली भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया का बिजनेस रिलेशन काफ़ी मजबूत हो रहा है। कल ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर के बीच में काफ़ी अच्छा कुछ डीलिंग हुआ है, और इस डीलिंग के बीच में चाइना के ऊपर हमारा जो मतलब बेसिकली डिपेंडेंसी है उसको कम करने का भी एक इरादा बेसिकली कोशिश किया जा रहा है इंडियन ऑस्ट्रेलिया बिजनेस टाई अप के। ठीक है सर, ये चर्चा बाद में चर्चा हो जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया से भी हम लोग बहुत सारी चीज़ लिए, फ्रांस से लिए, कनाडा से लिए, सोवियत यूनियन से लिए, वीमर रिपब्लिक मतलब जर्मनी से लिए, साउथ अफ्रीका एंड जापान। ठीक है, ऐसे दुनिया के जाने माने कंट्रीज, डेवलप्ड नेशंस, इनसे भी भारत का संविधान काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है। ठीक है, मतलब संविधान का जो स्ट्रक्चर है उसमें भारत तो है ही, बट भारत को बनाने के टाइम पे जो देश में जो चीज़ बेहतर था इसे भी अम्बेडकर साहब ने देखने का कोशिश किया। ये चर्चा मैंने आपके साथ लास्ट वीक किया था सर। सर ये एक बात मैं आपको थोड़ा याद दिला दूं, संविधान का जो ड्राफ्टिंग हुआ था उसका कुछ बात है जो एक बार मैं आपको चर्चा कर देना चाहता हूं। सर बेनेगल नरसिंह राव, अ सिविल सर्वेंट हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन जज of the International Court of Justice and was President of the United Nations Security Council. Point to be noted, हाँ सर। सर बेनेगल नरसिंह राव, ओके, जो सिविल सर्वेंट थे एंड हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन जज इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, दैट इज यूनाइटेड नेशंस के जो कोर्ट थे सिक्योरिटी काउंसिल में प्रेसिडेंट बने थे, एंड वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, was appointed as the Assembly's constitutional advisor in 1946. Responsible for the Constitution general structure, Rao prepared its initial draft in 1948. इन्होंने ही भारत के संविधान का जो जनरल स्ट्रक्चर है उसको बताया था और प्रिपेयर्ड इट्स इनिशियल ड्राफ्ट, इनिशियल जो ड्राफ्ट है संविधान का इन्होंने इसको बनाया था बेनेगल नरसिंह राव ने। ठीक है, जो सिविल सर्वेंट थे उन दिनों। द ड्राफ्ट ऑफ BN राव कंसिस्टेड ऑफ 243 आर्टिकल, 13 शेड्यूल्स which came to 395 and 8 schedules after discussions। मतलब जब ड्राफ्ट बना था संविधान का, ठीक है, तो BN राव ने जब ड्राफ्ट बना रहा था तो 243 आर्टिकल था उसके अंदर और 13 शेड्यूल था। बाद में ये 243 आर्टिकल डिस्कशन के बाद 395 आर्टिकल एंड 8 शेड्यूल में बदला गया डिबेट्स एंड अमेंडमेंट्स के बाद। ठीक है, एट 14 अगस्त 1947 मतलब पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे, मीटिंग ऑफ द असेंबली, committees were proposed, Rao's draft was considered, debate and amendment by the 8% drafting committee। मैं ये चीज़ आप लोगों को लास्ट दिन भी बताया था कि किस तरह से भारत का संविधान और पाकिस्तान का संविधान एक ही साथ बन रहा था। एक्चुअली पाकिस्तान का संविधान था नहीं, ठीक है, भारत का ही संविधान था। पाकिस्तान को जबरदस्ती धर्म के आधार पे जबरदस्ती छीन लिया गया। ठीक है, और आज भी बहुत सारा जगह जाति और धर्म के आधार पे छीनने का कोशिश जारी है। ठीक है, बस धर्म के आधार पे देश को बंटने देना नहीं है सर, जो बंट गया सो बंट गया, आगे और ऐसा ना हो इसका पूरा कोशिश करना चाहिए, ये भी संविधान ने बोला है सर। ठीक है, इसका पालन करना चाहिए। जहां पर भी आपको धर्म का आधार पे कुछ भी चीज बढ़ता दिखे, ठीक है, कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम दिखे, इसका मतलब आप समझ लेना ये देश के लिए एक कॉन्स्पिरेसी है, ये भारत को बांटने का एक कॉन्स्पिरेसी है। इस मैटर को समझिए सर, इस मैटर को समझना बहुत जरूरी है। आगे आगे चर्चा जारी रखेंगे सर, लेकिन आप सुनते जाइए संविधान बनाने का पूरा इतिहास। मैं लास्ट दिन बताया था, बस इतिहास का कुछ और पॉइंट्स बाकी रह गया मेरे हिसाब से, वो मैं आपको बस एक बार शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद कुछ वाइटल पॉइंट्स है संविधान के अंदर, जो अंदर की चीज़ें हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ 5-10 मिनट में, तो वेट कीजिए।
सो 14 अगस्त 1947 में जब मीटिंग हुआ, कमिटी प्रपोज हुआ, राव ड्राफ्ट वाज कंसिडर्ड, डिबेट हुआ, अमेंडमेंट हुआ, 8% ड्राफ्टिंग कमिटी which was appointed on 29th August 1947 with B.R. Ambedkar as chair. A revised draft constitution was prepared by the committee and submitted to the assembly on 4th November 1947. Dr. B.R. Ambedkar in his concluding speech constituted an assembly on 25th November 1949 stated that the credit that is given to me does not really belong to me. ये कौन बता रहा है? बी आर अम्बेडकर, जिनको पूरा क्रेडिट एक्चुअली हम लोग आज भी देते हैं और क्रेडिट देना भी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा देश जिसका इतना ज़्यादा मतलब क्या बताऊं सर, मतलब काफ़ी ज़्यादा वर्सेटाइल, काफ़ी ज़्यादा डायनामिक और बहुत ज़्यादा अलग अलग भाषा, अलग अलग लोग, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग जिस देश में बसता है, ऐसे देश में संविधान बनाना कोई आम बात है नहीं, ये बात तो समझना पड़ेगा। तो क्रेडिट दैट इज गिवन टू मी डज नॉट रियली बिलोंग टू मी, ये बी आर अम्बेडकर बता रहे हैं। इट बिलोंग्स पार्टी टू सर बी एन राव, द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर to the Constituent Assembly who prepared a rough draft of the constitutions for the consideration of drafting committee. तो उन्होंने क्रेडिट थोड़ा ट्रांसफर कर दिया बी एन राव की तरफ, ठीक है, जो उन दिनों यूनाइटेड नेशंस के प्रेसिडेंट भी थे इंडिया की तरफ से। While deliberating the revised draft constitution, the assembly moved the discussed and disposed of 2473 amendments out of a total 7635, ठीक है, बहुत सारे अमेंडमेंट में से 2473 अमेंडमेंट में बातचीत हुआ। बिफोर एडॉप्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन द असेंबली हेल्ड इवन सेशन ऑफ 165 डेज। कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट होने से पहले 165 दिन का सेशन चला पार्लियामेंट। ऑन 26 नवंबर 1949 इट एडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच वाज साइंड बाय 284 मेंबर्स, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है, ये सब डेट याद रखिएगा। द डे इज डिक्लेयर्ड एज नेशनल लॉ डे, इस डे को ही भारत का नेशनल लॉ डे भी डिक्लेयर किया गया, और कॉन्स्टिट्यूशन डे। The day was chosen to spread the importance of the constitutions and to spread thoughts and ideas of Ambedkar. Yes, that's true. बहुत मेहनत किया अम्बेडकर जी ने। The Assembly's final session covered on 24 January 1950. Each member signed 2 copies of the constitutions. Point to be noted here. ठीक है, यहाँ पर 2 कॉपी बनाया गया था सर, कॉन्स्टिट्यूशंस का 2 कॉपी बनाया गया था, one in Hindi and other in English. Okay, the original constitution is handwritten. ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन भारत का हाथ में लिखा गया है, विथ ईच पेज डेकोरेटेड बाय आर्टिस्ट फ्रॉम शांति निकेतन। हर पेज डेकोरेशन किया गया है शांति निकेतन के आर्टिस्ट से, रविन्द्रनाथ टैगोर का बना हुआ। इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी जिसका हालत आज खराब है, बोलना पड़ेगा, ड्यू टू वही बंगाल का कल्चर खराब हुआ है, इसलिए शांति निकेतन का भी हालत खराब हुआ है, ठीक है। बंगाल आजकल हर चीज़ में पॉलिटिक्स करता है, काम काज कुछ है नहीं बंगाल में, जानते हैं ना, बंगाल में पॉलिटिक्स मतलब गंदा पॉलिटिक्स करता है, वही प्रॉब्लम है। शांति निकेतन इंक्लूडिंग बिहार राम मनोहर सिन्हा, नंदलाल बोस, इट्स कैलीग्राफर वाज प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है, जिन्होंने इसको टाइपिंग किया, बेसिकली हाथ में लिखा। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज पब्लिश्ड इन देहरादून एंड फोटोलिथोग्राफ्ड बाय सर्वे ऑफ इंडिया। ओके, प्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन टुक नियरली 5 years 2 days ऑन, मतलब 5 साल 2 दिन लगा था, सॉरी 5 साल लगा था कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा प्रोडक्शन करने से, 5 साल लगा था, नियरली 5 years। 2 days later, 2 दिन बाद, on 26 January 1950 it became the law of India। The estimated cost of the Constituent Assembly was 6.3 crore। Constituent Assembly को बनाने में 6.3 करोड़ का खर्चा लगा था, and the Constitution has had more than 100 amendments since it was enacted। जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसके बाद से 100 से भी ज़्यादा अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में आ चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं भारत का पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन कर रहे हैं। दिस इज द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का इमेज है, क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है? हाँ सर। ओके सर, चलो सर आगे देखते हैं। अच्छा, इन्फ्लुएंस के बारे में मैंने बात कर चुका था लास्ट वीक, इसलिए मैं फिर से मतलब कौन से कंट्री से क्या क्या लिया गया है आपको ज़रूर जानना चाहिए सर। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर टुडेज एजुकेशन सिस्टम कि भारत का संविधान में बाकी देशों का क्या क्या चीज़ लिया गया है और उसका क्या क्या अच्छाई है। दुनिया में हर किसी का कोई ना कुछ अच्छाई है सर, ठीक है, सबके पास सब कुछ नहीं है। आज जैसे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक बहुत अच्छा डील हो रहा है, तो भारत का कुछ अच्छाई ऑस्ट्रेलिया लेगा, ऑस्ट्रेलिया का अच्छाई भारत लेगा, प्रोडक्ट हो या सर्विस, ठीक है। वैसा ही
संविधान बनाने में भी दूसरे स्टेट का, दूसरे कंट्रीज का, सॉरी स्टेट नहीं कंट्री का हेल्प जरूर लिया गया है, बिकॉज जिसके अंदर जो भी मैटर डेवलप देखा गया है उसको अडॉप्ट किया गया है सर। ठीक है, एक सेकेंड सर, सर आप लोग 2 सेकेंड होल्ड कीजिएगा। ठीक है, आप लोग तब तक ये एक बार देखिए, मैं आपको अभी 2 मिनट में आता हूँ सर, 2 सेकेंड में आता हूँ। हेलो सर, आप लोग Yes, sir. मेरा आवाज़ आ रहा है ना? वो एक मेडिसिन ऑर्डर किया था, ये मेडिसिन वाले आज थोड़ा सा तंग करेगा फिर से। ठीक है सर, माँ के लिए कुछ मेडिसिन ऑर्डर था, वही सब आ रहा। अच्छा चलो सर, तो यूके से क्या लिया गया ये मैं लास्ट दिन बोला था, ठीक है, बस एक बार आपको फिर से दिखाया। ठीक है, तो चलो अभी स्ट्रक्चर पे बात करते हैं कि भारत का संविधान का स्ट्रक्चर क्या है और कैसे बनाया गया है। दिखाई दे रहा है ना सबको? कि रे सबाई देखते पाচ্ছিস तो? हाँ सर। Okay. Okay. Now, Indian Constitution in the world's longest for a sovereign nation. सर वर्ल्ड लॉन्गेस्ट है, सबसे बड़ा संविधान है दुनिया का। As it's at its enactment, it had 395 आर्टिकल, जब से स्टार्ट हुआ है 395 आर्टिकल, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स, at about 145,000 words. It is the second longest active constitution after Constitution of Alabama in the world. The Constitution has a preamble and 470 articles currently, which are grouped into 25 parts with 12 schedules and 5 appendices. It has been amended 104 times, and the latest amendment became 25th January 2020. लेटेस्ट अमेंडमेंट 25 जनवरी 2020 को आया, ठीक है, 104th। ठीक है, अब वो लेटेस्ट अमेंडमेंट क्या है आप बाद में देख लीजिएगा, लेकिन अभी स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं सर कि ये जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है इसका स्ट्रक्चर कैसे है, क्या क्या पार्ट में, किस पार्ट में क्या बोला है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। ठीक है, मतलब इंटरेस्टिंग मैटर है, चीज़ नहीं बोलना चाहिए, इंटरेस्टिंग मैटर है जो हम सबको बहुत ही अच्छे से समझना चाहिए फॉर एग्ज़ाम as well as for our practical life, okay, ताकि हर बात का जवाब मिले। और सर ऐसा तो नहीं कि हम मतलब अमेंडमेंट नहीं आता, अमेंडमेंट आता है ना, तो ऐसा नहीं है कि जो बोल दिया वो बोल दिया। ठीक है, समय के साथ साथ सिचुएशंस के साथ साथ अमेंडमेंट आता है ज़रूरत के हिसाब से, ओके ना? ओके, तो ज़रूरत तो आप लोग समझते ही हैं कि कब क्या ज़रूरत पड़ता है हमारे देश के अंदर, अब डिपेंड करता है समझने वाले की नज़रिया पे। देखो सर, अच्छा प्रीएम्बल पे आपने देखा प्रीएम्बल क्या है, जो आपको स्टार्टिंग में बोला, इसमें सर वर्ड जो है सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी है ना, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, ये वर्ड जो है ये कब आया? 1976 में आया। ओके सर, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड 1976 में आया, और ये 42nd अमेंडमेंट था, इमरजेंसी के टाइम पे, इंदिरा गांधी जी के टाइम पे आया था। ओके सर, उसके बाद सर पार्ट्स है सर, ठीक है, कितने पार्ट में यहाँ पर स्टार्टिंग में था देख लो एक बार आप, 22 पार्ट में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, 22 पार्ट्स जब इनैक्ट हुआ था, 22 पार्ट में इसको बनाया गया था, उसमें 22 पार्ट में क्या क्या बोला है देखो। ठीक है, तो 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स, उसमें 1,45,000 शब्द है, और ये वर्ल्ड का सेकंड लॉन्गेस्ट एक्टिव है। नंबर 1 में है अलाबामा मोस्ट प्रोबेबली यूएस में। ठीक है, स्टेट ऑफ अलाबामा यूएस का एक स्टेट है, यूएस का थोड़ा सा स्ट्रक्चर अलग है सर। ठीक है,
ओके, तो आप देखिए सर पार्ट 1 में क्या बोला है। पार्ट 1 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के बारे में बोला है। मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, अभी डिटेल्स में कुछ पॉइंट में जाऊंगा बिकॉज आगे आगे डिटेल्स बात करेंगे। आज अभी मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ कि कौन से पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा मैटर डिस्कस किया गया है। तो पार्ट 1 में कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 में स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज के बारे में बोला है, जो बेसिकली आर्टिकल 1 to 4 कवर करता है। पार्ट 2 सिटीजनशिप के बारे में बोला है, जो आर्टिकल 5 to 11 बात करता है। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है, जो आर्टिकल 12 to 35 बात करता है। ओके सर, मैं आपको सब बताता हूँ एक एक ये सब चीज आप लोगों के अंदर आगे आगे इसका डिटेल्स जानकारी लेना चाहिए। पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बोला है, जो आर्टिकल 36 to 51 के अंदर बोला है। फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A के अंदर बोला है। पार्ट 5 यूनियन आर्टिकल 52 to 151। पार्ट 6 स्टेट्स आर्टिकल 152 से लेकर 237, 152 to 237। सर आर्टिकल 7 जो है दैट इज स्टेट्स इन द बी पार्ट ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, जिसको रिपील किया गया आर्टिकल 238 में बोला है। पार्ट 8 यूनियन टेरिटरीज आर्टिकल 239 to 242। पार्ट 9 में सर पंचायत मतलब ग्राम साइड जो पंचायत में चलता है ना सर, दैट इज अ पंचायत। पंचायत हियर मीन्स पंचायती राज, मतलब गांव साइड जो है हमारे देश में जो रूरल एरिया है, रूरल एरिया का कंट्रोलिंग कैसे होगा नहीं होगा इसके बारे में पंचायत में बोला गया है। दैट इज आर्टिकल 243 to 243O। एंड फिर आता है 9A दैट इज म्यूनिसिपैलिटीज, ठीक है, अर्बन एरिया का कंट्रोलिंग के बारे में आर्टिकल 243P to 243 सबसेक्शन ZG। ठीक है सर, এই বোঝা যাচ্ছে তো কনসেপ্ট? तथा रोशनी अभिषेक बोलो सर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर संपत বুঝতে পারছিস তো? हाँ सर। ओके सर, अच्छा फिर आता है सर पार्ट 9B। पार्ट 9B कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में कहा गया है, आर्टिकल 243 सबसेक्शन H to 243 सबसेक्शन ZT। पार्ट 10 आ गया सर, जिसमें शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज कैसे कंट्रोल होगा उसके बारे में, मतलब उसके बारे में बातचीत किया गया। आर्टिकल 244 to 244A शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया। शेड्यूल इन द सेंस हमारे देश में बहुत सारे शेड्यूल कास्ट जाती हैं, जो नॉर्मली शेड्यूल्स और ट्राइबल्स में थोड़ा डिफरेंस है। अगर आप लोग सामने से देखे हो, ट्राइबल्स मतलब जो लोग मतलब बेसिकली जंगल में ही ड्वेल करते हैं, मेनली उनका ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा नेचर के अंदर ही है और जंगल्स के साथ ही इनका लाइफ है। वन मानुष से थोड़ा बेहतर है, ठीक है, मतलब आदि मानुष से थोड़ा सा बेहतर है। और शेड्यूल्स जो हैं वो जस्ट ट्राइबल से बेहतर हालत में आया है, ऐसे होते हैं शेड्यूल्स का नॉर्मल कॉन्सेप्ट, ठीक है। बाकी जो पिछड़ा हुआ है एक तरह ऐसे भी बोल सकते हो आप, ठीक है। ओके, तो 244 से 244A पढ़ोगे तो आपको शेड्यूल्स एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में और ज़्यादा नॉलेज आएगा कि कौन है ये शेड्यूल्स, कौन है ये ट्राइबल्स, उनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। फिर आता है रिलेशंस बिटवीन यूनियंस एंड स्टेट्स, यूनियन के साथ स्टेट का कैसा रिलेशंस रहेगा इसके बारे में आर्टिकल 245 to 263 के अंदर बातचीत किया गया है। फिर आता है पार्ट 12। पार्ट 12 में देश का फाइनेंस, देश की प्रॉपर्टी, देश के कॉन्ट्रैक्ट्स, देश के शूट्स, जो भी केस वगैरह है, ये सभी चीज़ आर्टिकल 264 से 300A के अंदर बोला गया है। पार्ट 13 ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन इंडिया, अगर आप भारत के अंदर ट्रेड करते हो और कॉमर्स करते हो, ठीक है, तो उसके बारे में बोला गया है आर्टिकल 301 से 307 के अंदर। सर पार्ट 14 सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स, आर्टिकल 308 to 323। ट्राइब्यूनल्स, कोर्ट सिस्टम, लॉ सिस्टम, ठीक है, ट्राइब्यूनल्स के बारे में आर्टिकल 323A से लेके 323B। पार्ट 15 इलेक्शंस के बारे में बोला है, वोट का क्या कॉन्सेप्ट है, आर्टिकल 324 to 329A। पार्ट 16 स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, आर्टिकल 330 to 342। पार्ट 17 वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सर, लैंग्वेज के बारे में बोला है। हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बट लैंग्वेज को लेके बहुत कंट्रोवर्सी चलता है ना। ऐसे किस चीज़ को लेके कंट्रोवर्सी नहीं है, बट
कुछ चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल होते हैं। क्या आप जानना चाहोगे सर लैंग्वेज के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोला है? मतलब कौन सी भाषा हमारे देश में नेशनल लैंग्वेज है? क्या वाकई हमारे देश में कोई नेशनल लैंग्वेज है, या फिर हमारे देश में ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? इसके बारे में संविधान क्या कहते हैं? आर्टिकल 343 से लेके 351 लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। ऐसे आप लोगों को क्या आइडिया है लैंग्वेज के बारे में? क्या लगता है आप लोगों को कि लैंग्वेज के बारे में संविधान क्या बोला होगा? क्या कोई नेशनल लैंग्वेज है हमारे देश में? ऑफिशियल लैंग्वेज? ना 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 हिंदी। सर नेशनल तो नहीं, ऑफिशियल लैंग्वेज तो हिंदी या इंग्लिश। Official language is Hindi and English, but no national language is there. But there are some special focus given to Hindi. चलो सर थोड़ा सा देखते हैं कि क्या बोला है। लैंग्वेज में आते हैं सर 2 मिनट में, उससे पहले बाकी पार्ट में क्या बोला है देख लेते हैं। पार्ट का क्या होगा सर? ये 17, 18 इमरजेंसी प्रोविजन है 352 से 360 के बीच में, मिसलेनियस है 361 टू 367। 20 में बोला है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में बोला है कि कब कब आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो। 21 में टेम्पोररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस जो 369 टू 392 के बीच में बोला है, ठीक है, जो टेम्पोररी है। जैसे कि 370 जो कश्मीर पे लगाया गया था, क्या हो गया सर? हटा दिया गया ना। कश्मीर पे जो 370 लगाया गया था वो टेम्पोररी था, ट्रांजिशनल था, स्पेशल था, हटा दिया। इसमें क्या, किसको इतना जलन हो रहा है? होने दो, जो जलेगा वो जल के राख हो जाएगा। हाँ सर, जिसको जलना है जलने दो। खुद जल रहा है, दूसरे के पीछे काठी कर रहा है, कोई मतलब है? मैं इमरान खान का बात कर रहा हूँ, मतलब बेसिकली पाकिस्तान का बात कर रहा हूँ। अच्छा सर, पार्ट 22 शॉर्ट टाइटल, डेट ऑफ कमेंसमेंट, ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपल्स, आर्टिकल 393, 393 टू 395 के बीच में इस तरह के मैटर में बात किया गया है। तो चलो ऐसे तो सभी चीज़ों में डिटेल्स जानकारी लेंगे तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आ जाएगा, बट मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट में बात करूँगा जो आप लोगों के लिए थोड़ा ज़रूरी है। और अगर आपको और ज़्यादा इंटरेस्ट लगे, आप ईच एंड एवरी पॉइंट पे बात करो, ईच एंड एवरी पॉइंट को जानो, बहुत अच्छा है। जैसे कि मैं आपको लैंग्वेज एक एग्जांपल के तौर पे बात करूंगा थोड़ा सा, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे लैंग्वेज के बारे में आर्टिकल पार्ट 17 ना, यस 17 में क्या बोला है, ठीक है, थोड़ा नॉलेज ले लो सर, ठीक है, लैंग्वेज के बारे में। जैसे कि आप लोगों ने बोला, सही बोला, पार्ट 17 इज ए कंप्लीशन ऑफ लॉज, कंपाइलेशन ऑफ लॉज pertaining to the Constitution of India as a country and union of states that it is made of. This part of Constitution consists of article and official language. ठीक है, भारत के ऑफिशियल भाषा क्या है इसके बारे में बात किया है, ठीक है। पार्ट जो 17 है सर, चैप्टर 1 कवर्स आर्टिकल 343 टू 344 settle 2 official languages. India, that is Hindi, written in Devanagari. Point to be noted, Devanagari means Sanskrit. इसको लेके 2 दिन पहले सुब्रमण्यम स्वामी, जानते हैं सर, इन्होंने राज्यसभा में बात उठाया था, मतलब बेसिकली काफ़ी बड़ा अपना पॉइंट रखा था कि संस्कृत लैंग्वेज को, संस्कृत भाषा को भारत में पॉपुलर किया जाए, बिकॉज लैंग्वेज को लेके काफ़ी मारपीट है सर। मतलब मारपीट नहीं करते, बट मतभेद है, स्पेशली फ्रॉम साउदर्न इंडिया एंड नॉर्दर्न इंडिया के साथ, ठीक है। साउदर्न इंडिया में स्पेशली तमिलनाडु, ठीक है, साउदर्न इंडिया में स्पेशली तमिलनाडु, इनको हिंदी से प्रॉब्लम है सर, ठीक है। भले ही भारत का नेशनल लैंग्वेज संस्कृत हिंदी है, ऑफिशियल लैंग्वेज संस्कृत है, बट इसको कई बार हम लोग मिसजज करते हैं और सोचते हैं कि हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज हिंदी है, बट नहीं, बिल्कुल नहीं है ऐसा। हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी नहीं है सर। मुझे फिर से एक बार इंटरप्ट करना होगा, आई एम सॉरी, बिकॉज मैं आपको बोला ना आज थोड़ा सा मुझे मेडिसिन वाले तंग करेगा, ठीक है। मुझे एक बार फिर से 2 मिनट एक कॉल लेना होगा।
हेलो, हाँ सर, सॉरी अगेन सॉरी, मुझे पता था आज ऐसे होने वाला है बट मैं कुछ कर नहीं पाया। और इन लोगों को फ़ोन करके बोलता हूँ, थोड़ा अपने टाइम से हिसाब से बताता हूँ बट सुनता नहीं है। मतलब सुनता नहीं है मतलब जब फ़ोन करते हैं तो फ़ोन उस टाइम पे उठाते नहीं है और फिर पहुँच जाते हैं। और ज़रूरी भी है, माँ को भेजना है घर। ऐसे आवाज़ आ रहा है कि नहीं? प्लीज़ टेल मी। हाँ सर। ठीक है सर, देखो जो मैं आपको बात कर रहा था लैंग्वेज को लेके, बेसिकली नॉर्थ इंडिया या नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया मतलब मैं ऐसे ले सकता हूँ सर, ठीक है। आप कुछ इस तरह से सोचो, ये नॉर्थ इंडिया में आप इसको ले सकते हो, ठीक है। और ये हो गया हमारा, अच्छा इसमें आप महाराष्ट्र को भी ले सकते हो, पॉइंट प्रॉब्लम नहीं है, आप महाराष्ट्र को भी इसके अंदर ले लो, नॉर्दर्न पार्ट। तो नॉर्दर्न पार्ट में सारे के सारे लोग हिंदी नहीं बोलते, ठीक है। हिंदी इज नॉट दी संस्कृत, ओके। इसको लेके थोड़ा वाद विवाद है, बट हिंदी इज वेरी क्लोज टू संस्कृत, ठीक है। ऐसे बाकी हर एक लैंग्वेज हिंदी से ही, हिंदी के साथ ही क्लोज है, मतलब सॉरी संस्कृत के साथ सारा का सारा लैंग्वेज, मतलब आप उड़िया ले लो, बंगाली ले लो, ठीक है, दे ऑल आर क्लोज टू हिंदी, सॉरी संस्कृत। बट प्रॉब्लम इज दैट कि भारत में जो मैक्सिमम स्टेट अगर मैं ले लूँ यहाँ पर, नंबर ऑफ पॉपुलेशन इज अ वेरी बिग मैटर हियर। अगर आप राजस्थानी लैंग्वेज को देखोगे तो इनका स्क्रिप्ट जो है वो देवनागरी है, ठीक है। आप यूपी का जो, ये तो प्योरली हिंदी स्टेट है, ठीक है, मतलब देवनागरी स्क्रिप्ट एंड हिंदी, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल, ठीक है। अच्छा पंजाबी, वो भी आपका गुरुमुखी है, गुरुमुखी है, और ये भी देवनागरी स्क्रिप्ट से काफ़ी कनेक्टेड है। अच्छा इधर लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर एरिया हिंदी एंड उर्दू का एक मिक्सअप है, ठीक है, बिकॉज ऑफ सम इस्लामिक मैटर। सो दोनों मिला के लद्दाख एरिया में बुद्धिज्म है, बट वहाँ पर भी देवनागरी बहुत फेमस है, ठीक है। सो पॉइंट इज दैट, अगर अच्छा बिहार, ये भी फुल्ली हिंदी एंड देवनागरी में आ जाते हैं, ठीक है। बंगाली इज अ डिफरेंट लैंग्वेज, मतलब डिफरेंट इन द सेंस क्लोज टू संस्कृत बट नॉट एग्जैक्टली देवनागरी, ठीक है। अच्छा इधर अगर आप आ जाओगे, त्रिपुरा इज ऑल्सो बंगाली बट नॉट देवनागरी। मणिपुर, नागालैंड, दीज एरिया एंड अरुणाचल प्रदेश, ये थोड़ा आपका इंडो तिब्बतन लैंग्वेज है, मतलब इंडियन एंड तिब्बतन लैंग्वेज का एक मिक्सअप है, और कभी कभी बीच बीच में थोड़ा म्यांमारी भी आ गया है, ठीक है। सो इनका लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है, इनका लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंट है। अच्छा इधर आसाम जो है ये भी संस्कृत से काफी क्लोज लैंग्वेज है, ठीक है, और लेकिन नॉट एग्जैक्टली देवनागरी। सो काफी वाद विवाद है, बट फिर भी नॉर्थ इंडिया को हिंदी से प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है साहब। प्रॉब्लम है तो साउथ को है। अब साउथ में भी अलग अलग है, जैसे अगर आप तमिलियंस मेनली इसमें प्रॉब्लम करते हैं, तमिलनाडु, तमिलनाडु का मानना है कि इनका लैंग्वेज संस्कृत जैसा ही ओल्ड है, और तमिल एंड संस्कृत सिस्टर लैंग्वेज, ठीक है। मैं आपको थोड़ा बता दूं, देयर सिस्टर लैंग्वेज एंड तमिल इज एज क्लासिकल एज संस्कृत, ठीक है। तो तमिलियंस अपना ये पुराना सिस्टम छोड़ना नहीं चाहेगा, और ये हिंदी डोमिनेशन, हिंदी लैंग्वेज का डोमिनेशन पसंद नहीं करता है, ठीक है। सर इसको लेके क्यों बात कर रहे हो सर? बिकॉज ये एक इशू है, इट्स अ वेरी बिग इशू इन आवर कंट्री, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन हमें हिंदी को प्रमोट करने का बात करता है। हाँ सर ऐसा है क्या सर? कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी को प्रमोट करने का बात करता है, लेकिन साउथ इंडिया इसको प्रमोट करने नहीं देता। इवन केरला भी नहीं चाहते, केरला भी अपने ही मलयालम में ही वो रहेगा, कर्नाटका वो भी अपने कन्नड़ में रहेगा, तेलुगु एंड आंध्र जो एरिया है ये भी अपने तेलुगु आंध्र में रहेगा। फिर भी आंध्र प्रदेश थोड़ा सा अडेप्ट कर लेता है, आंध्र में आपको हिंदी लैंग्वेज की काफ़ी पॉपुलैरिटी दिख जाएगा, ठीक है, बहुत सारे जगह में। लेकिन आपको तमिल में मुश्किल है, केरला में मुश्किल है, कर्नाटका में भी थोड़ा मिक्सअप हो चुका है, थोड़ा मिक्सअप, बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़ा मिक्सअप हो चुका है। तो मेन प्रॉब्लम है आपका तमिल, आंध्र का कुछ एरिया, तेलंगाना एंड केरला एरिया, ये एरिया हिंदी को एडप्ट करना नहीं चाहते एज ए लैंग्वेज, ठीक है। दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद एनीथिंग, दे जस्ट हैव ए प्रॉब्लम विद हिंदी डोमिनेशन, ओके। तो सर अभी चलो संविधान देखते हैं कि संविधान हमें क्या बात करते हैं। आप लोग सुन रहे हो ना सर? देख लो एक बार लैंग्वेज को लेके संविधान का कहना क्या है और करंट सिचुएशंस क्या है। मैं साउथ को खराब नहीं बोल रहा हूँ,
सबको ही अपने अपने काम करे, बट यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है सर, जो प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ। देखो, हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड इंग्लिश, ये दोनों लैंग्वेज ऑफिशियल है। इट ऑल्सो राइट्स दैट द इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमरल्स शुड बी यूज्ड एज द ऑफिशियल न्यूमरल सिस्टम, ठीक है, जो इंग्लिश में हम लोग न्यूमेरिकल सिस्टम यूज करते हैं। इट ऑल्सो प्लेसेस ए रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो भी रहेंगे उनका एक रेस्पॉन्सिबिलिटीज दिया गया टू सपोर्ट द implementations and progressive use of Hindi, okay, rather than English. Progressive use of Hindi rather than English. English के जगह हिंदी को प्रोग्रेसिव वे में यूज करने के लिए प्रोमोट करने का बात किया जा रहा है संविधान में, एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, एज वेल गिव्स द पावर ऑफ इंपोजिंग रेस्ट्रिक्शन ऑन यूजेज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पस इन इंडिया। जरूरत पड़ने से धीरे धीरे इसमें रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए इंग्लिश पे, लेकिन भारत ऐसा नहीं कर पाया। उल्टा हुआ, डे बाय डे इंग्लिश ज्यादा प्रमोट हुआ कंपेयर टू एनी अदर इंडियन लैंग्वेज। क्या सर सही बोला ना? उल्टा ही हुआ ना, इंग्लिश ज्यादा प्रमोट हुआ कंपेयर टू एनी अदर इंडियन लैंग्वेज। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। हाँ सर। अब आगे देखो, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया থাকে কিন্তু হিন্দিটা উপরেই থাকে। যদি রাজ্যসভা লোকসভাগুলো পার্লামেন্টের কোনো প্যাড দেখেন তাতে মানে হিন্দিটা বড় করে উপরে থাকে, নিচে ছোট ইংলিশে থাকে। नहीं नहीं, मैं सब तू सही बोल रहा है, हिंदी থাকে ছোট করে থাকে বড় করে থাকে। আমি বেসিক্যালি বলতে চাইছি कि ओवरऑल मतलब प्रेजेंट स्ट्रक्चर ऑफिशियली बहुत सारा चीज़ है, बट क्या प्रैक्टिकली वो सारा चीज़ दिख रहा है? मतलब देख भाई, कहने का मतलब है कि अगर ऑफिशियली हर चीज़ हिंदी में प्रमोट करने का बात संविधान कहा है, बट वास्तव में हिंदी सीखने का या हिंदी बोलने के बारे में जो ऑल ओवर इंडिया में जिस तरह का अप्रोच है, वैसा अप्रोच तो है नहीं। हम लोग कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा इंग्लिश को अडॉप्ट किया है कंपेयर टू आवर ओन लैंग्वेज, बिकॉज इंडियंस का एक प्रॉब्लम है। मतलब सिंपल बात करता हूँ, एक मैं एज ए बंगाली बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है, मी एज ए बंगाली या फिर एज ए बंगाली फ्रेटर्निटी मैं किसी से भी बात करता हूँ, कई बार आजकल हिंदी थोड़ा पॉपुलर काफ़ी हो चुका है बंगाल में, बट फिर भी ऐसे बहुत बंगाली को मैं जानता हूँ जिनको हिंदी से एलर्जी है, एंड दे आर वेरी फ्रिक्वेंट विद इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश में उनको प्रेस्टीज आता है और हिंदी में उनका प्रेस्टीज चला जाता है। और ये कल्चर नॉट जस्ट इन बंगाल, ऐसे कल्चर आपको बिहार में भी मिलेगा, इवन इंडिया में, पूरा इंडिया में मिलेगा। अगर आप इंग्लिश में अच्छा हो तो आपको ज़्यादा स्टेटस मिलता है कंपेयर टू एनी अदर लैंग्वेज। ओके, हाँ, देयर इज ए बिग क्वेश्चन, तो फिर क्या करना चाहिए सर? इसको लेके मैं फिर से बोल रहा हूँ, डिबेटेबल है, काफ़ी डिबेट हो सकता है। मेरा कहने का मतलब अगर कोई चीज़ में हिंदी को अगर ऑफिशियल करने का बात किया है, बट ऑफिशियल तो है, बट इसको प्रोग्रेसिव प्रमोट नहीं किया जा रहा है, मतलब कर नहीं पाए ड्यू टू सम रीजंस। आई थिंक ये करंट सिनारियो है, एक तरह का भारत का ब्रिटिश के डोमिनेशन है ना। चाइना भी तो एक कंट्री की तरह बढ़ रहा है, बट वो इंग्लिश को इतना भी कुछ प्रमोट नहीं किया, ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करते हैं, है ना। मतलब ऐसा नहीं कि इंग्लिश सीखना ही पड़ेगा, इंग्लिश जानना ही पड़ेगा, ऐसा कोई बात है ही नहीं। बस इंटरनेशनल कम्युनिकेशंस में जितना ज़रूरी होता है वो करते हैं, अदरवाइज वो अपने लैंग्वेज में खुश है और अपने लैंग्वेज में कर रहे हैं। चाइना में भी बहुत सारा अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ चाइनीज़ का ही अलग अलग डायलेक्ट है, लेकिन उसने चाइना ने मैंडरिन को बहुत ज़्यादा पॉपुलर किया है, बिकॉज एक भाषा को तो पॉपुलर होना ही पड़ेगा सर। हाँ, अगर आप इंडिया में देखो, एक ना एक भाषा को तो आपको पॉपुलर करना ही है। जैसे ये साउथ वाले थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग हिंदी के साथ कनेक्टेड होते हैं, मैक्सिमम, बिकॉज संस्कृत का ये एक ऐसा पार्ट है जिसमें मैक्सिमम संस्कृत टर्म्स यूज होता है अभी भी हिंदी में। उसके सेकेंड बेस्ट और एक दूसरा है जो ओडिया लैंग्वेज है, जिसमें संस्कृत का इस्तेमाल आज भी उतना ही होता है। बंगाली लैंग्वेज इज ऑल्सो देयर, बट बंगाली तो सिर्फ बांग्लादेश में लोग बोलते हैं, बंगाल में बोलते हैं और त्रिपुरा में बोलते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो एक इंटायर नॉर्थ इंडिया एंड सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, दे आर वेरी फ्रीक्वेंट इन हिंदी एंड दे एडप्ट हिंदी वेरी वेल। सो हिंदी में लोग ज्यादा बात करते हैं और हिंदी समझते हैं, और बॉलीवुड के कारण हिंदी और ज्यादा पॉपुलर हुआ है।
सो यही एक रीजन था कि भाई हिंदी को अगर एक कॉमन लैंग्वेज कर देते अच्छा होता है ना, लेकिन फिर भी बात विवाद, और ऐसा होता तो अच्छा होता ना, पूरा भारत कनेक्ट होता। ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम में बात प्रॉब्लम में है, एजुकेशन सिस्टम में बात प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये नहीं कि लोकल लैंग्वेज हट जाना चाहिए, उसके बारे में संविधान क्या बोला देखो। मतलब इसका मतलब ऐसा थोड़ी है कि हम बंगाली में बात नहीं करेंगे, या फिर बंगाली नहीं सीखना है, या उड़िया नहीं सीखना है, या तेलुगु नहीं सीखना है, या मणिपुरी नहीं सीखना है। सब चीज सीखना है। मणिपुरी में भाषा का नाम है मैतेई, ठीक है, सभी चीज सीखना है। सभी भाषा को उतना ही रेस्पेक्ट मिलना चाहिए, लेकिन एक कॉमन होना चाहिए, जो संविधान हमें यहाँ पर बता रहा था, ठीक है। तो rather than English, लेकिन the President of India is also given a time of 15 years from the time of establishing the constitutions to phase out English in favor of Hindi. संविधान बनाने के बाद right yet to be exercised. The chapter also writes a committee consisting of 30 people, 20 from the Lok Sabha and 10 from the Rajya Sabha should be formed, considering that previously mentioned responsibilities are carried out by the President. ये responsibility President को लेना है, समझ रहे हैं? नाउ चैप्टर 2 में रीजनल लैंग्वेज के बारे में बोला है। चैप्टर 2 कवर्स आर्टिकल 345 to 347 and writes that the regions of India are eligible to use any of the official language of India. Point to be noted, sir. The regions of India are eligible to use any of the official languages of India for official purpose. जैसे कि बंगाली ऑफिशियल लैंग्वेज यूज करेगा, उड़ीसा उड़िया करेगा, असम असमीज करेगा, ठीक है, मणिपुर मणिपुरिया मैतेई करेगा, ठीक है। सिमिलरली मिजोरम में मिजोरमी लैंग्वेज, तेलुगु में तेलंगाना में तेलुगु लैंग्वेज, ये ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे यूज होगा। इट ऑल्सो एक्नॉलेज द पॉसिबिलिटी ऑफ ए रीजनल लैंग्वेज बीइंग एडॉप्टेड एंड बिकमिंग एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। अच्छा, इसका भी पॉसिबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन ने रखा है कि अगर कोई रीजनल लैंग्वेज भारत का नेशनल ऑफिशियल लैंग्वेज बन सकता है कि नहीं बन सकता? सर, बन सकता है। इफ द प्रेसिडेंट डीम्स दैट अ लार्ज इनफ प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया डिजायर्स इट। समझ में आया सर? मेजोरिटी, अगर मेजोरिटी ऑफ इंडियंस को लगता है कि बंगाली को भारत का नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहिए, मेजोरिटी ऑफ इंडियंस 140 करोड़ आबादी में, और तभी लगेगा ना जब 140 करोड़ लोग बंगाली में कनेक्टेड होगा। आप समझ रहे हो? ये पॉइंट भी संविधान में बोला है, ये प्रेसिडेंट के ऊपर है। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन को कनेक्ट करता है, उस भाषा को उस देश का नेशनल ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया जा सकता है। उसमें रीजनल लैंग्वेज, अगर तमिल, आज अगर तमिलियंस जैसे डिमांड करते हैं कि तमिल मतलब नहीं होगा, हिंदी को नेशनल लैंग्वेज नहीं करने देंगे, समथिंग लाइक दैट, इसके ऊपर काफी वाद विवाद है। तो तमिलियंस अगर कल तमिल मैक्सिमम लोगों को कनेक्ट कर देगा, ठीक है, और इन फ्यूचर कभी ऐसा हुआ कि मैक्सिमम लोग तमिल बोलने में डिजायरिटी फील कर रहा है, तो तमिल को भी नेशनल लैंग्वेज बनाया जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ गया सर? हेलो, এই বোঝা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না বল? কথা ব্যাপারটা বোঝা গেল? If the president deems fit, अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगा तो। আর কিছু বলছিস নাকি? হ্যালো স্যার, রিজনাল ল্যাঙ্গুয়েজ কোনোদিনই হবে না স্যার। হ্যাঁ, কোনোদিন হবে না? না স্যার, পপুলারিটি নেই হতো। কিসের? বুঝলাম না স্যার, এই যে রিজনাল ল্যাঙ্গুয়েজ অত পপুলারিটি নেই, জাস্ট ওই স্টেটে চলে, তাও আধা স্টেটে তো এখন মানে চলেও না। হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, বাট দেখ কথাটা হচ্ছে আমরা আজকের দিনটাতে ভাবছি, মেবি से फॉर एग्जांपल 100 इयर्स लेटर सिचुएशन बदल सकता है। कल किसने देखा सर? एक टाइम था जब भारत में लोग सिर्फ संस्कृत में ही बात करता था, पूरा भारत संस्कृत में बात करता था। फिर धीरे धीरे संस्कृत डायलेक्ट से कुछ रीजनल लैंग्वेज बाहर निकल के आया, ठीक है, संस्कृत भाषा धीरे धीरे खत्म हो गया। तो आज अगर आप देखोगे नेपाल में भी सबसे बड़ा बात मैं बोलना भूल गया, नेपाली लैंग्वेज इज ऑल्सो देवनागरी। नेपाली
लैंग्वेज इज ऑल्सो देवनागरी, दैट इज अ हिंदी स्क्रिप्ट, मतलब जो हम लोग जैसे हिंदी लिखते हैं दैट इज ऑल्सो देवनागरी, नेपाली लैंग्वेज इज ऑल्सो देवनागरी. सो पॉइंट इज दैट देवनागरी लैंग्वेज was always and also for in today's world. संस्कृत एक टाइम पे भारत का सबसे पॉपुलर लैंग्वेज था, लेकिन समय के साथ संस्कृत चला गया. अब कल किसने देखा है, 100 साल बाद शायद हम लोग नहीं रहेंगे, बट सिचुएशन बदल सकता है, किसी का पॉपुलैरिटी बढ़ सकता है, किसी का पॉपुलैरिटी घट सकता है. ठीक है ना. पॉइंट इज दैट हम लोग सिर्फ आज देखते हैं, 5 साल 10 साल देखते हैं, या जोर से जोर हमारा लाइफ टाइम मे बी मैं और से फॉर एग्जाम्पल मैं और 40 साल जीऊंगा, ठीक है, या फिर 50 साल जीऊंगा, तो हम लोग सिर्फ 50 ईयर्स सोच सकते हैं, लेकिन बियॉन्ड 50 ईयर्स कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है. सो नो वन नोस, बट कोई भी रीजनल लैंग्वेज अगर मैक्सिमम पॉपुलैरिटी किसी को भी मिल जाए तो वो लैंग्वेज सामने आ सकता है, इसमें क्या प्रॉब्लम है. मतलब जैसे रिलीजियंस के ऊपर भारत में सेकुलरिज्म दिया गया है, अगर कोई रिलीजियंस लोग खुशी से अडॉप्ट करता है, ठीक है, कि भाई इस रिलीजियन से हमें खुशी मिलता है, आनंद मिलता है, मार काट दंगा नहीं करते इस रिलीजियन के थ्रू से, ठीक है, तो फिर वही रिलीजियन भारत का रिलीजियन बनेगा. जो भारत का ओरिजिनलिटी है वो आज नहीं तो कल वापस आएगा ही आएगा. ठीक है, जो ओरिजिनलिटी है. तो अगर रिलीजियंस में सेकुलरिज्म है तो लैंग्वेज में भी सेकुलरिज्म है. सबको इक्वल मौका दिया गया है, बहुत अच्छा बात है. सबको इक्वल मौका दिया गया है, जबरदस्ती किसी के साथ नहीं है. लेकिन हाँ, एक 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 डायनामिज्म होना चाहिए, एक एडेप्टेबिलिटी होना चाहिए. मतलब मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि हम लोग नॉर्दर्न पार्ट से हैं, हाँ शायद इसमें तमिल या साउथ का इमोशंस पे ठेस पहुंच जाता है, ठीक है, आई अंडरस्टैंड, बट कहीं ना कहीं वो लोग भी जानते हैं ये ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक अपोज करने के लिए अपोज कर देते हैं. अगर आज साउथ मान जाए ना तो पूरा भारत को ना एक सूत्र में बांधना आसान हो जाएगा, लेकिन साउथ ना थोड़ा सा इसमें अपना ढीठनेस दिखाता है, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस दिखाते हैं कि नहीं हम नहीं मानेंगे. अब चलो ठीक है, जब तक साउथ नहीं समझते ऐसे ही रहते हैं, जिस दिन समझेगा कुछ तो होगा, एक कॉमन लैंग्वेज आ जाएगा सर, ज़रूरी है. और ऐसे हिंदी रहेगा ना तो देश का एक भाषा रह जाए ना तो बाकी भाषा भी ऑटोमेटिकली सामने आ जाएगा. बिकॉज अगर आप देखो कि बंगाली लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, ओडिया लैंग्वेज, इट इज ऑल आर कनेक्टेड, ऑल आर कनेक्टेड. इसमें लोगों को अपने चीज़ पे, अपने देश पे, अपने वतन पे, हर चीज़ में ना एक प्राउड फील होगा. क्योंकि आज एक चीज़ है ना, एक चीज़ मुझे भारत का खराब लगता है कि हमें दूसरे की चीज़ पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है. इंग्लिश बोलने में प्राउड फील आता है, लेकिन अगर हम कन्नड़ बोलना सीखना चालू करें या तमिल बोलना सीखना चालू करें तो उसमें प्राउड फील होना चाहिए. ऐसा सिस्टम होना चाहिए मेरे हिसाब से हर एक स्टेट में कि भाई कोई ना कोई एक स्टेट का लैंग्वेज अडॉप्ट करें और बच्चे को पढ़ाएं सीरियसली. या तो जैसे मैं बोलूंगा बंगाल में, जैसे अगर मैं बंगाल में अगर मुझे परमिशन दिया जाए तो मैं बोलूंगा कि एक टाइम टू टाइम, क्लास टू क्लास, जरूरत पड़ने से हर बच्चे को तमिल सिखाओ. सर प्रेशर हो जाएगा? नहीं, प्रेशर नहीं, उल्टा आपका कनेक्टिविटी बढ़ेगा. आप तमिलियन से उनके अपने जैसा मिलोगे, ठीक है. कभी मलयालम सिखाओ, कभी कन्नड़ सिखाओ, कभी तेलुगु सिखाओ, कभी मराठी सिखाओ, सिखाओ, खेल के हिसाब से सिखाओ. आज अगर जब जॉब पर्पस में कोई इंसान किसी दूसरे जगह में जाते हैं तो फिर उनको उस जगह का लैंग्वेज पे अडेप्ट करना पड़ता है, और अडेप्ट हो ही जाता है वो आज नहीं तो कल. लेकिन अगर इसका एक बचपन से गाइडलाइंस मिले ना, हम लोग इंग्लिश इंग्लिश करके जितना चिल्लाते हैं ना, काश थोड़ा सा अपने लैंग्वेज पे भी थोड़ा साइंटिफिक वे में, मैं ये नहीं बोलना चाहता कि ज़्यादा प्रेशर देके, मतलब एक साइंटिफिक वे में कि ईच एंड एवरी स्टेट का लैंग्वेज दूसरे स्टेट में पढ़ा जाए, इसमें भाईचारा बढ़ेगा, हर स्टेट का रेस्पेक्ट दूसरे के लिए होगा. इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. और आप जैसे फिल्म इंडस्ट्री में या मूवी इंडस्ट्री में कितना वर्सिटैलिटी आएगा आप समझ सकते हो. जो देखना आप, कोई कोई एक्टर एक्ट्रेस है 4-5 लैंग्वेज बोलना जानता है, कोई कोई सिंगर्स है 10-15 भाषा जानते हैं. मतलब अपने आप को देश के अंदर, दुनिया के अंदर एक अलग ही पहचान बनेगा. तो ऐसा शिक्षा होना चाहिए, ऐसा अडेप्टेबिलिटी होना चाहिए. सरकार चाहे तो कर सकता है, लेकिन क्या है ना, अगर ऐसा बात करेगा अब स्टेट गवर्नमेंट लोग भड़कना चालू हो जाएगा, अपोज करना चालू हो जाएगा, मन मर्जी, तुगलकी. अरे भाई नहीं, आज लता मंगेशकर इतना पॉपुलर क्यों हुए हैं? बिकॉज उनको कम से कम 30-35 अलग अलग लैंग्वेज में गाना गाना आता था. बहुत सारे एक्ट्रेस हैं हमारे बंगाली फिल्म इंडस्ट्री से भी जो उड़िया में भी काम करते हैं, साउथ में भी काम करते हैं, एंड दे ऑल्सो नो दैट लैंग्वेज ऑल्सो. बहुत सारे बॉम्बे के एक्ट्रेस है या साउथ के एक्टर है जो हिंदी में भी काम करते हैं, साउथ में भी काम करते हैं. कितना पॉपुलर हो जाते हैं वो लोग. पॉपुलर भी होते हैं, इसीलिए पॉपुलर होते हैं ना, बिकॉज उनका एडेप्टेबिलिटी हाई है.
क्या मैं गलत बोला सर? आप ही बोलो। अरे बुलबुल जी बोल। नादा सर। तो फिर इसमें क्यों हम लोग सिर्फ एक ही भाषा के लेके इंग्लिश सीखना है, कॉन्वेंट पढ़ना है, यही करते करते खत्म। हाँ नहीं चाहिए हमारे देश में, हम खुद ही हमारे देश के अंदर बिजनेस बनाएंगे, हमें किसी के लैंग्वेज को लेके कुछ नहीं। हाँ ठीक है इंग्लिश है रहने दो, इंटरनेशनल एक कनेक्शन है, ऐसे ही ब्रिटिश का चामचा हम लोग बहुत दिन रहे हैं, ये हमारे खून से इतना जल्दी जाने वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन कम से कम अपना चीज़ पे ना एक अलग ही फ्लेवर आ जाए, मज़ा आ जाएगा सर। मैं कभी कभी कोशिश करता हूँ अलग अलग भाषा सीखने का, बट ठीक है अभी उतना टाइम नहीं दे पाया, बट कभी मौका मिले तो सीखूंगा। मौका मिलता नहीं है, निकालना पड़ता है। ओके देखो, अच्छा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की लैंग्वेज के लिए क्या बोला चैप्टर 3 में? चैप्टर 3 कवर्स आर्टिकल 348 एंड 349, writes that official language of Supreme Court of India, High Courts of India as well as any authoritative legal text should be in English. ये भी भयंकर बात है, जो भी हो। It also acknowledges that governor of a state may, if authorized by president, authorize the usage of Hindi in the previous situations. अच्छा नॉर्मली इंग्लिश में है, बट अगर जरूरत पड़े, अगर अथॉरिटी मिले, ठीक है, गवर्नर ऑफ ए स्टेट में ऑथराइज बाय ए प्रेसिडेंट ऑथराइज द यूजेज ऑफ हिंदी इन द प्रीवियस सिचुएशंस, मतलब सिचुएशंस के हिसाब से। आर्टिकल 348 सबसेक्शन 2, notwithstanding anything in subclause A of clause 1 of the governor of state may, with the previous consent of the president, authorize the use of Hindi language or any other language, not just Hindi, or any other language used for any official purpose of that state. जैसे बंगाल में होगा तो बंगाली इज द ऑफिशियल लैंग्वेज, तो दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज को भी यूज किया जा सकता है इन प्रोसीडिंग्स इन द हाई कोर्ट हैविंग इट्स प्रिंसिपल सीट इन द स्टेट। ओके, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस क्लॉज शैल अप्लाई टू एनी जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर पास्ड और बाय एनी सच हाई कोर्ट। ठीक है, इंग्लिश तो नॉर्मली है ऑफिशियली, बट इंग्लिश के साथ साथ हिंदी या फिर उस पर्टिकुलर स्टेट का ऑफिशियल लैंग्वेज को भी यूज करने का बात किया है। स्पेशल डायरेक्शंस भी कुछ दिया है चैप्टर 4 में, आर्टिकल 350, 350A and 350B and 351 में। It settles that any person may submit a representation for the redress of grievances in any of the official language of India. किसी भी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ उस पर्टिकुलर स्टेट का यूज कर सकते हैं किसी भी तरह का ग्रीवेंस या प्रॉब्लम सॉल्यूशंस के लिए। It also settles that government of India should take measures to preserve the various minority language. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत के हर एक माइनॉरिटी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने का, प्रिजर्व करने का काम करे बाय बिल्डिंग इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज फॉर टीचिंग चिल्ड्रन एट अ प्राइमरी लेवल। जैसे कि ऐसा एक रिसेंटली इनिशिएटिव लिया गया है, आप लोग संताली जानते हो ना सर? सांताली, हम लोग इसको बंगाली में बोलते हैं साँवताली भाषा। हाँ सर, सुने हैं कि नहीं? प्लीज टेल मी। हाँ सर, है ना सर, ये संताली लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशंस ने इसको भी दर्जा दिया है संविधान में, और बहुत सारे स्टेट्स में संताली लैंग्वेज में बात होता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, 6.3 मिलियन नेटिव स्पीकर है सर संताली लैंग्वेज का, सॉरी 7.6 मिलियन 2011 के हिसाब से, बट दिस इज अ माइनॉरिटी लैंग्वेज इन इंडिया। ओके सर, आप देख सकते हो कितना सारा है, ये सब ऑस्ट्रो एशियाटिक हैं, मुंडा, ईस्ट, खेवारियान, संताल, संताली। ठीक है, ऐसे संताली होता है सर, देख लो आप लैंग्वेज को देखो। लैंग्वेज एजुकेशन ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंस है, जितना पढ़ते जाओगे ना घुसते जाओगे लैंग्वेज के अंदर। मैं कभी कभी मेरे को जब इंटरेस्ट आ जाता है ना, मैं एक के बाद एक रिसर्च करता रहता हूँ और अपने आप को ना वहाँ से निकाल नहीं पाता, और मेरे को लगता है कि भाई दुनिया में कितना कुछ है जानने का, मैं तो कुछ ही नहीं कर पाया, ऐसा ऐसा फीलिंग आता है। संताली, ठीक है, ये बेसिकली मोस्टली वाइड स्पोकन इन द मुंडा सब फैमिली। मुंडा इज ए टाइप ऑफ ट्राइबल, ओके, ट्राइब ऑफ ट्राइबल। इसमें अब 7.6 मिलियन पीपल है, जिसमें इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल। ठीक है, और ये है ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज एंड वियतनामी, एंड वियतनाम में भी कहा जाता है ऑन, और खेर लैंग्वेज में भी कहा जाता है। संताली इज ओरल लैंग्वेज जब तक ऑल्ची की नहीं आया था। पंडित रघुनाथ मुर्मू, ठीक है, झारखंड एंड बंगाल सराउंडिंग एरिया में रघुनाथ मुर्मू, ये आपको झारखंड में बहुत ही फेमस है एज ए सांताल राइटर एडुकेटर। ही इन्वेंटेड द ऑल्चिक स्क्रिप्ट फॉर संताली लैंग्वेज अंटिल द 19th सेंचुरी। इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं आप। ठीक है, ये ऑल्चिक स्क्रिप्ट आया, ये एक्चुअली जो स्क्रिप्ट है ना, ये ऑल्चिक स्क्रिप्ट है संताली में। ठीक है, इसको ऑफिशियल लैंग्वेज भी करार दिया गया झारखंड का। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया
झारखंड एंड वेस्ट बंगाल में एडिशनल किया गया इस बार, रिसेंटली हुआ है वेस्ट बंगाल में, बिकॉज वेस्ट बंगाल में भी झाड़ग्राम, बीरभूम, बांकुड़ा, पुरुलिया, ठीक है, ऐसे 4-5 डिस्ट्रिक्ट है, मालदा एंड एज वेल एज नॉर्थ बंगाल में भी कुछ एरिया है जहां पर संथाली का यूज होता है, ठीक है। और प्राइमरी लेवल में संथाली मतलब सिखाने का भी काम किया जा रहा है, कम से कम बच्चा अपना मदर टंग तो जाने, ठीक है। आप समझ रहे हो सर? हेलो, आप यहाँ पर देख सकते हो, आप चाहो तो जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ संथाली ये सब मैटर में आप और जानकारी ले सकते हो। देखते 25 की 25 ना बॉल 25 सर। ओके सर, तो बहुत सारा मैटर है सर, देश चलाना इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो आपको इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ देना है, टीचिंग करना है चिल्ड्रन को, जो रिसेंटली काफ़ी बेहतर हुआ है, ठीक है। हमारे वहाँ पर एक संप्रदाय है झाड़ग्राम पुरुलिया साइड में, आप लोग भी जानते होंगे, पुरुलिया, बांकुड़ा, झाड़ग्राम, झारखंड एरिया में एक एरिया है सर, एक जाति है, जाति का नाम है सर महातो, ठीक है। ये टाइटल होता है नॉर्मली महातो कास्ट, ठीक है, महातो लैंग्वेज, इनका जो लैंग्वेज है, ठीक है, ये लैंग्वेज जो है, इनका लैंग्वेज को कुड़मी बोला जाता है, ठीक है, कुड़मी लैंग्वेज। तो ये लोग आजकल काफ़ी ज़्यादा मतलब ये इस भाषा में बहुत लोग बात करते हैं, लेकिन आजकल इसको बंगाली भाषा के साथ ऐड कर दिया गया, ठीक है। तो ये कुड़मी लैंग्वेज है, इसमें एक्चुअली संताली और बंगाली का ना एक मिक्स्ड अप है, ठीक है, संताली बंगाली का एक मिक्स्ड अप है, ठीक है। इसका ये बंगाली लैंग्वेज नहीं सर, मैं आपको जो बता रहा था वो बेसिकली महातो लैंग्वेज के बारे में बात कर रहा था। महातो लोग जो कुड़माली लैंग्वेज, एग्जैक्टली दिस इज दी, ठीक है, ये ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है मोस्ट प्रोबेबली, झारखंड में ऑफिशियल है बोल रहा है, कुड़माली झारखंड में ऑफिशियल है, ठीक है। वेस्ट बंगाल में भी इसका एडिशनल किया गया है, आप देख सकते हैं, ये देखो सर, आप भारत का रीजन देख के समझ जाओगे, पश्चिम बंगाल का पश्चिम साइड, झारखंड एंड ओडिशा का एक बेल्ट, बहुत सारे लोग इसमें बात करते हैं, इवन मोर देन संताली लैंग्वेज। उसमें 7.6 मिलियन था, इसमें आप देख सकते हो 3,11,175, ऑलमोस्ट 3-4 लाख लोग इसमें बात करते हैं। तो ये सब लैंग्वेज को सेव करना, प्रोटेक्ट करना, ये भी कॉन्स्टिट्यूशंस में एक बहुत बड़ा काम है, ठीक है। मुझे थोड़ा बहुत ये वाला भाषा बोलना आता है, बिकॉज मैं इस प्रदेश मतलब इस रीजन से बिलोंग करता हूँ, तो कोई अगर मेरे सामने इस भाषा में बात करता है तो मैं समझ जाता हूँ सर। चलो सर, एडवांटेज मिल गया मुझे, इवन थोड़ा बहुत बोल भी लेता हूँ, दोस्त लोग बहुत सारे हैं इस लैंग्वेज का। तो आई होप स्पेशल डायरेक्टिव्स भी आपको समझ में आया, जो आर्टिकल 350, 350A, 350B एंड 351 में बोला है। सो क्या बोला और क्या देख लो, it also writes that president should appoint a special officer to ensure that these instructional facilities are built and that the previous measures are indeed carried out. Lastly, the chapter writes that the government of India should ensure the spread of Hindi as well as promoting the enrichment and development of the language. But last में बार बार बोल रहा है सर, हिंदी को प्रमोट करें, हिंदी को भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज तो है ही, ठीक है, बट हिंदी को सबसे ज्यादा प्रमोट करने के पीछे गवर्नमेंट काम इसलिए करना चाहता बिकॉज एक कॉमन लैंग्वेज जो पूरा भारत को कनेक्ट करता है, जैसे कि बॉलीवुड के मूवी कनेक्ट करता है, उसी तरह से हिंदी लैंग्वेज को बार बार यहाँ पर जिक्र किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। आई होप कि बोझा गालो पार्ट 17 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किरे बॉल। हाँ सर। लैंग्वेज को लेके काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो सकता है, बट कॉन्स्टिट्यूशन ने लैंग्वेज में क्या बोला है आपने देखा, ठीक है। तो इसी तरह से ईच एंड एवरी पार्ट के बारे में आप जानकारी ले सकते हो, और मैं आपको आगे आगे बताऊंगा भी, जैसे पार्ट 1 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के बारे में बताऊंगा, सिटीजनशिप के बारे में बताऊंगा, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताऊंगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो आपको जानना है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में मुझे आपको बताना है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ मैं आपको आगे आगे क्लासेस में डिस्कस करते जाऊँगा, जो आपके सिलेबस में भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। लेकिन बिफोर दैट थोड़ा और ओवरव्यू में बात कर लेते हैं। सर पार्ट छोड़ो, अब शेड्यूल में आ जाओ। ऐसे तो 8 शेड्यूल के बारे में बोला है कि 8 शेड्यूल मेनली यहाँ पर डिस्कस किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसके बाद इसको और बढ़ाया गया और करेंटली 12th शेड्यूल आ गया है सर, ठीक है। पहले 8 शेड्यूल था, उसके बाद इसको बढ़ा के 12th किया गया, ये देख सकते हो आप, स्टार्टिंग में 8 शेड्यूल था, अभी 12 शेड्यूल आ गया और 25 पार्ट्स आ गया, 22 की जगह 25 आ गया। पहले 395 था, अभी 470 आर्टिकल आ गया, ठीक है सर।
सो चलो आगे देखते हैं कि 12 शेड्यूल में क्या है और किस शेड्यूल के अंदर क्या चीज बोला गया है। शेड्यूल्स आर लिस्ट। शेड्यूल का मतलब होता है लिस्ट, जिसको हम लोग बांग्लाते बोलते हैं, हम बांग्ला बोली तालिका, बंगाली में हम लोग बोलते हैं ना तालिका, तो इट्स लाइक दैट लिस्ट शेड्यूल्स इज इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज कैटेगराइज एंड टैबुलेट ब्यूरोक्रेटिक एक्टिविटी ऑफ दैन गवर्नमेंट पॉलिसी। सरकार कैसे चलेगा, ब्यूरोक्रेसी मतलब आमला तंत्र, ठीक है, ऑफिसर्स कैसे देश को चलाएगा, इसके बारे में मेनली शेड्यूल्स में बोला गया है। फर्स्ट शेड्यूल 1 एंड 4, आर्टिकल 1 एंड 4 उसको कवर करता है। लिस्ट इंडिया स्टेट्स एंड टेरिटरीज, भारत का स्टेट क्या है, टेरिटरीज क्या है, उसका बॉर्डर क्या है, चेंज हुआ है तो क्या है, लॉज यूज टू मेक दैट चेंजेस, ठीक है। सेकंड 59 सबसेक्शन 3, 65 सबसेक्शन 3, 75 सबसेक्शन 6, 97, 125, 148 सबसेक्शन 3, 158 सबसेक्शन 3, 164 सबसेक्शन 5, 186 टू 21, ऐसे डिफरेंट काइंड ऑफ आर्टिकल्स हैं जो सेकंड शेड्यूल के अंदर आता है। इसमें लिस्ट ऑफ द सैलरीज ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स, ठीक है, पब्लिक ऑफिशियल्स का सैलरी क्या है, जज का सैलरी क्या है, प्रेसिडेंट का सैलरी क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का सैलरी क्या है, उसके बारे में बातचीत किया गया है। थर्ड में सर ये सब आर्टिकल आता है 75, 124, 148, 164, 188, 219, फॉर्म्स एंड ओथ्स, लिस्ट द ओथ ऑफ ऑफिस फॉर इलेक्टेड ऑफिशियल्स एंड जजेस, क्या शपथ लेना पड़ता है, इसके बारे में बोला है। फिफ्थ शेड्यूल में प्रोविजंस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल एरियाज को कैसे कंट्रोल करना है, इसके बारे में फिफ्थ शेड्यूल में बोला है। सिक्स शेड्यूल में सर जो 244 सबसेक्शन 2 एंड 275 सबसेक्शन 1 के आर्टिकल के अंदर आता है, जिसमें प्रोविजन मेड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम मतलब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो ट्राइबल बेल्ट है, ठीक है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम का जो ट्राइबल बेल्ट है, इसको कैसे टैकल करना है, इसके बारे में बोला है। अब इसमें आप लोग शायद सोचोगे कि सर इसमें कुछ स्टेट्स नहीं है, बिकॉज ये जब बना था उस टाइम में मणिपुर, नागालैंड वगैरह आसाम के अंदर आता था, समझ रहे सर। ये जिस समय में बना हुआ था उस समय में एक्चुअली ट्राइबल तो नागालैंड में भी है और ट्राइबल तो मणिपुर में भी है, ठीक है, ट्राइबल मिजोरम में भी है। तो मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड पहले आसाम का ही पार्ट माना जाता था, समझ रहे हैं ना सर। तो बस यही एक फर्क था। इवन मेघालय भी था, ठीक है, एक्चुअली मेघालय में जो शिलोंग है वो पहले आसाम का कैपिटल हुआ करता था, इसका एक अलग स्टोरी है, ठीक है। बाद में जब आसाम बना तो गुवाहाटी को सेंटर करके दिसपुर ही है ना, यस, गुवाहाटी से पास, आई थिंक मैं सही बोल रहा हूँ, ठीक है, उसको कैपिटल बनाया गया, ठीक बोले जी, आई थिंक अभिषेक अमाकेटर में पहले बोलते पहले, हाँ अभिषेक, आशीष, আসামের আগে রাজধানী ছিল না শিলং, জানিস? ওটা মেঘালয়ের রাজধানী এখন আসামের ইয়ে ছিল, হ্যাঁ মেঘালয়ের রাজধানী। এখন মেঘালয়, বাট এক টাইম আসামের পার্ট কোনো মেঘালয় ছিল না স্যার, আমরা ওখান থেকেই এসেছি। দেখাচ্ছি তোকে দাঁড়া। অ্যাকচুয়ালি আসাম আগে অনেক বড় ছিল, এই জন্যই তোকে জিজ্ঞাসা করলাম। আসাম আগে অনেক বড় ছিল, আসামকে ভাগ করা হয়েছে। पुरान में नहीं जाना है, हिस्ट्री में, प्री हिस्ट्री थोड़ा देख लेते हैं। एंशिएंट एरा ये उतना पुराना नहीं, मेडिवल एरा, कॉलोनियल एरा, मॉडर्न हिस्ट्री, ये यहाँ पर शायद मिल सकता है। ये देख आसाम का साइज देख, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच इज यूनिलैटरल पावर टू चेंज द बॉर्डर ऑफ ए स्टेट, जैसे कि अभी बॉर्डर के बारे में बात किया, डिवाइडेड आसाम इनटू सेवरल स्टेट बिगिनिंग इन 1970, समझ रहे हैं ना, मतलब अप टू 1970 तक आसाम बहुत बड़ा था, उसको अलग अलग स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया विद इन द बॉर्डर्स ऑफ व्हाट वाज द देन आसाम। In 1963 the Naga Hills district became the 16th state of India under the name of Nagaland, जो पहले आसाम का पार्ट था। Part of Tuensang was added to Nagaland in 1970 in response to the demand of the Khasi, Jaintia and Garo people of the Meghalaya plate. The district containing the Khasi Hills, Jaintia Hills and Garo Hills, जो आज के डेट में मेघालय का पार्ट है,
were formed into an autonomous state within Assam. In 1972, this became a separate state under the name of Meghalaya. तो पहले मेघालय भी असम का पार्ट था. And Arunachal Pradesh, that is a northeast frontier agency, and Mizoram from the Mizo hills in the south of the Assam were separated from the Assam as a union territory. Both became states in 1986. বুঝলি অভিষেক কিছু? এটা হচ্ছে আসামের মডার্ন হিস্ট্রি. হ্যাঁ বল. ক্যাপিটাল আপনি বললেন শিলং, ওটা এলাম না, এটা বুঝলাম না রে বল. আপনি বললেন না এখন গুয়াহাটি আছে, তখন শিলং ছিল রাজধানী। এই তো देखें ना, आसाम टिल दी 1950s. ये एक्चुअली हिस्ट्री है, मे बी ज़रूरी नहीं कि हमेशा हर किसी को नॉलेज में रहे. ये भारत जब बॉर्डर को ठीक किया, स्टेट को अलग अलग किया, तो तब ये सब हुआ. आसाम टिल 1950s, द न्यू स्टेट्स ऑफ नागालैंड, मेघालय एंड मिजोरम फॉर्म्ड इन द 1960-70s. ठीक है, नागालैंड, मेघालय एंड मिजोरम बना 1960s में एंड 70s में. ठीक है, फ्रॉम शिलोंग, द कैपिटल ऑफ आसाम. शिलोंग में पहले आसाम का कैपिटल हुआ करता था, जो आज गुवाहाटी, आज मेघालय का कैपिटल है. ठीक है, शिलोंग से कैपिटल शिफ्ट हुआ दिसपुर में. दिसपुर इज करेंटली गुवाहाटी के पास में एक टाउनशिप है. नाउ ए पार्ट ऑफ गुवाहाटी आफ्टर इंडो चाइना वॉर इन 1962. अरुणाचल प्रदेश वाज आल्सो सेपरेटेड आउट. इंडो चाइना वॉर के बाद अरुणाचल पार्ट को भी आसाम से अलग किया गया, जो पहले आसाम का पार्ट हुआ करता था. सो एक्चुअली देखा जाए तो 60, 70 एंड 1986 तक, ठीक है, ये टोटल एरिया जो है ना, ये टोटल एरिया आसाम ही हुआ करता था, एक्सेप्ट त्रिपुरा. बुझते पारली किछु? दिस टोटल एरिया इज आसाम. बट धीरे धीरे ड्यू टू सम सेपरेटिस्ट मूवमेंट फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ ट्राइबल्स प्रॉब्लम, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंट्रोलिंग लेने के लिए आसाम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सेपरेट कर दिया, बॉर्डर को तोड़ दिया. और पहले आसाम का कैपिटल शिलोंग हुआ करता था, फिर शिलोंग से गुवाहाटी के दिसपुर में शिफ्ट कर दिया गया. मतलब दिसपुर को एक प्लांट टाउन ये बना के, गुवाहाटी ग्रेटर एरिया गुवाहाटी है, बट एक्चुअली ऑफिशियल नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ द आसाम इज दिसपुर. दिस इज द मॉडर्न हिस्ट्री. জানি বলছিলাম আমি তোকে কথা. ঠিক আছে, বোঝা গেছে কি যায়নি বল? জানার আছে, জানার শেষ নেই, মাথা খারাপ হয়ে যাবে. तो बेसिकली आई होप कि समझ में आ रहा है सर. शेड्यूल फर्स्ट, लिस्ट ऑफ इंडियन स्टेट्स एंड टेरिटरीज चेंज इन देयर बॉर्डर्स एंड लॉज यूज्ड टू मेक दैट चेंज, जो मैं भी आपको दिखाया एक आसाम को रेस्पेक्ट करके. ठीक है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा आसाम के बारे में बता दिया आप लोगों को. तथा बोझा गए अभिषेक, रोशनी, शंकर, प्लीज टेल मी. हाँ सर. ओके सर. तो इस तरह से ये शेड्यूल में, फर्स्ट शेड्यूल के थ्रू से ये सब होता है. सेकंड शेड्यूल के थ्रू से लिस्ट ऑफ सैलरीज ऑफ पब्लिक ऑफिशियल जजेस, ये सब होता है. थर्ड शेड्यूल के हिसाब से ओथ, फोर्थ के हिसाब से सीट्स इन राज्यसभा, डिटेल्स ऑफ द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा एंड लोकसभा में. आगे राज्यसभा लोकसभा के बारे में आपको डिटेल्स बताना है. अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है, फिफ्थ में शेड्यूल ट्राइब्स के कंट्रोलिंग में बात किया गया. सेवेंथ में सेंट्रल, सिक्स शेड्यूल में स्पेशली मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय एंड आसाम ट्राइबल बेल्ट के कंट्रोलिंग के बारे में बात किया गया. सेवेंथ शेड्यूल में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, स्टेट का क्या है, और कॉन्करेंट का मतलब होता है जहां सेंट्रल और स्टेट का कॉमन पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड कॉन्करेंट लिस्ट ऑल्सो. ये मैं टैक्स के क्लास में भी बताता हूँ. ठीक है, एट शेड्यूल में ऑफिशियल लैंग्वेज, जो ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, 344 एंड 351. नाइन्थ में वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस. 10th में एंटी डिफेक्शन प्रोविजंस फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर. 11th शेड्यूल में पंचायती राज, दैट इज रूरल गवर्नमेंट कैसे चलेगा. एंड 12th शेड्यूल में म्यूनिसिपैलिटीज एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट कैसे चलेगा. अगर आप चाहो तो डिटेल्स जाके गो थ्रू कर सकते हो कि रूल पंचायत एरिया चलाने का रूल्स रेगुलेशंस क्या है और म्यूनिसिपैलिटीज का क्या है. बट करेंटली मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ सर, क्योंकि मैं आपको एक बार ओवरव्यू कंप्लीट करना चाहता हूँ. अच्छा, कुछ अपेंडिसेस भी हैं. ठीक है, अपेंडिसेस मतलब जिसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, जैसे कि अपेंडिक्स 1 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 1950 और एप्लीकेशन टू जम्मू कश्मीर, जो उस टाइम पे हुआ था. अपेंडिक्स 2
restatement referring to the constitution present text, exception and modification applicable to the state of Jammu Kashmir. 1978 में extract from the constitutions, 44th amendment में फिर से constitutions 2002 में भी कुछ अपेंडिक्स लाया गया एंड कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 2003 में भी कुछ अपेंडिक्स लाया गया. जब भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें बोलना होता है वो अपेंडिक्स के थ्रू से लाया जाता है. नाउ पॉइंट इज गवर्नमेंटल सोर्स ऑफ पावर. चलो अभी धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशन के थोड़ा सा हार्डकोर एरिया में बात कर लेते हैं. सर गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ पावर कहाँ से आता है हमारे देश में, ठीक है, ये जान लो सर. सर एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट रिसीव देयर पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड आर बाउंड बाय इट. सर हमारे देश में जो एग्जीक्यूटिव पावर है, जो लेजिस्लेटिव पावर है, जो जुडिशियल पावर है, वो सारा का सारा पावर कॉन्स्टिट्यूशन से ही आता है एंड आर बाउंड बाय इट. विद द एड ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशंस इंडिया इज गवर्न्ड बाय अ पार्लियामेंट्री सिस्टम. गवर्नमेंट विद द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टली अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर. जो कुछ भी है एज पर लॉ करता है. अंडर आर्टिकल 52 एंड 53 पॉइंट बी नोटेड सर. 52-53 के हिसाब से द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच. भारत चलाने के लिए जो एग्जीक्यूटिव है, जैसे ऑफिस में सीईओ होता है ना, वैसे प्रेसिडेंट इज सीईओ. ठीक है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच के हेड है. सीईओ मेनली प्राइम मिनिस्टर को कहा जा सकता है, ठीक है, और उनके हेड जो है वो प्रेसिडेंट है. एग्जीक्यूटिव ब्रांच के हेड दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिसके बारे में आर्टिकल 52 एंड 53 बात करता है. अंडर आर्टिकल 60 the duty of preserving, protecting and defending the constitution and the law. constitutions को preserve करना, protect करना, defend करना आर्टिकल 60 का बोला गया है. आर्टिकल 74 the prime minister is the head of the council of minister. जितना भी council of minister बनेगा उनका head रहेगा prime minister, which aids and advises the president in the performance of their constitutional duties. aids and advises the president in the performance of their constitutional duties. Under Article 75 subsection 3, Council of Minister is answerable to the lower house. अब ये जो Council of Ministers है, ये किसको आंसर करना है? इनको बात करना है लोअर हाउस पे. लोअर हाउस का बहुत पावर है हमारे देश में, दैट इज लोकसभा. लोकसभा चुनाव जो होते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू से एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर भी उसी चुनाव के थ्रू से बनते हैं, लोकसभा चुनाव में. ठीक है, लोकसभा इलेक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री, और लोअर हाउस को ही काउंसिल मिनिस्टर को जवाब देना पड़ता है. काउंसिल मिनिस्टर इज आंसरेबल टू दी लोअर हाउस. लोअर हाउस में कौन होते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिनको हम वोट देके भेजते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू से आज मोदी जी भारत का प्राइम मिनिस्टर है. कल अगर मोदी जी को चेंज करके कोई और आएगा तो ऐसा ही होगा. तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज आंसरेबल टू दी लोअर हाउस. अब लोकसभा राज्यसभा के डिफरेंस और डिटेल्स में जानकारी लेंगे, बट इससे पहले और कुछ बातें देख लो. द कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसिडर्ड फेडरल. हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल स्ट्रक्चर में बना हुआ है. ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर में क्या है यहाँ पर? इन नेचर एंड यूनिटरी इन स्पिरिट. फेडरल इन नेचर एंड यूनिटरी इन स्पिरिट. फेडरल मतलब दो तरफ पावर बटा हुआ है. फेडरल नेचर क्या होता है? जैसे भारत में क्वासी फेडरल है. क्वासी फेडरल मतलब सेंट्रल का पावर थोड़ा ज्यादा, सिंपल बात है. बट नॉर्मली फेडरल में क्या होता है? फेडरलिज्म, ये भी एक पॉलिटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट एक मतलब पिलर है सर. फेडरलिज्म बहुत दुनिया भर में बहुत सारे देश फेडरलिज्म कॉन्सेप्ट में देश को चलाते हैं. फेडरलिज्म इज अ मिक्स्ड और कंपाउंड मोड ऑफ गवर्नमेंट दैट कंबाइंस अ सेंट्रल जनरल गवर्नमेंट दैट इज सेंट्रल और फेडरल गवर्नमेंट. मतलब फेडरल मतलब सेंट्रल को ही फेडरल कहा जाता है, विद रीजनल गवर्नमेंट दैट इज प्रोविजनल, स्टेट, कैंटोनल और टेरिटोरियल और अदर सब यूनिट. मतलब स्टेट को प्रोविंस भी कहा जाता है किसी किसी देश में. ठीक है, जैसे भारत में ब्रिटिश एरा में प्रोविंस कहा जाता था, है ना सर. ब्रिटिश एरा में भारत को प्रोविंशियली डिस्ट्रीब्यूट किया था, जो बेसिकली स्टेट का ही एक दूसरा सिनोनिमस है. तो प्रोविंशियल, स्टेट, कैंटोनल एंड टेरिटोरियल और अदर सब यूनिट गवर्नमेंट. ठीक है, तो इसमें दोनों तरफ से जो पावर है गवर्नमेंट का वो चला जाता है इन सिंगल पॉलिटिकल सिस्टम. बट पॉलिटिकल सिस्टम सिंगल है, डिवाइडिंग द पावर बिटवीन द टू विद रूट्स इन एंशिएंट यूरोप से बेसिकली ये लिया गया. फेडरलिज्म इन द मॉडर्न एरा वाज फर्स्ट अडॉप्टेड इन द यूनियंस ऑफ स्टेट ड्यूरिंग द ओल्ड स्विस कन्फेडरेसी. मतलब स्विट्जरलैंड में बेसिकली ये बना था. ठीक है, तो आई होप कि फेडरलिज्म का थोड़ा आइडिया मिला आपको कि फेडरलिज्म कॉन्सेप्ट में स्टेट और सेंट्रल के बीच में कैसे पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. ओके सर, तो चलो फेडरल भारत क्या हो गया सर? भारत का संविधान फेडरल स्ट्रक्चर में बना हुआ है, ये बात तो पता चल गया.
यूनिटरी इन स्पिरिट, यस यूनिटरी तो है ही, है ना, यूनिटरी तो मतलब यूनिटरी आपको होना ही पड़ेगा। यूनिटरी इज अ स्टेट गवर्नड एज अ सिंगल एंटिटी इन विच द सेंट्रल गवर्नमेंट इज द सुप्रीम अथॉरिटी। समझ में आया? यूनिटरी स्टेट में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट इज द सुप्रीम अथॉरिटी, ठीक है, स्टेट के पास पावर है बट सेंट्रल के पास सुप्रीम अथॉरिटी होगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, लुक एट द वर्ल्ड मैप, जहाँ पर यूनिटरी स्टेट होता है, जहाँ पर फेडरल स्टेट होता है। फेडरल स्टेट ग्रीन एरिया है और ब्लू एरिया यूनिटरी स्टेट्स है। मतलब ये जान लो सर, दुनिया भर में अलग अलग कंट्री कैसे चलता है, देख लो। Unitary state is a state governed as a single entity in which the central government is the supreme authority. The central government may create administrative divisions. Such unit exercise only the power that the central government chooses to delegate. Although political power may be delegated through devolutions of regional or local government by statute, and the central government may abrogate the acts of developed governments their powers. सर अगर आप देखोगे यहाँ पर, जैसे कि फेडरल में क्या है, सेंट्रल के पास भी पावर है, स्टेट के पास भी पावर है। जैसे दुनिया के कुछ बड़े बड़े देशों में देखो आप, ठीक है, मतलब डेवलप नेशंस पे आप देखो तो आपको समझ में आएगा। जैसे यूएसए, कनाडा, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ये कौन सा एरिया है, ये एरिया मुझे याद नहीं आ रहा है किस एरिया में आता है अफ्रीका का, ये ब्राज़ील, अर्जेंटीना एरिया, ठीक है। जहाँ जहाँ ग्रीन एरिया है ये फेडरल स्ट्रक्चर के साथ है, और जो ब्लू एरिया है वो यूनिटरी स्टेट है, मतलब स्टेट के हाथ में फुल पावर है, और फेडरल स्ट्रक्चर में सेंट्रल के हाथ में ज़्यादा पावर है। भले ही स्टेट को पावर दिया जाएगा बट अल्टीमेट बात सुप्रीम पावर या सुप्रीम अथॉरिटी सेंट्रल के हाथ में होगा। तो अलग अलग देश अलग अलग पैटर्न फॉलो करता है, बट आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि पावर कहाँ से आता है। हेलो, अच्छे, प्लीज टेल मी सर। अब धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ेगा। रोशनी बॉल बुझते 25 की 25 ना। चौथा संपद बोलो सर। हाँ सर। Yes sir. Sir, it has features of a federation, including a codified supreme constitutions, मतलब जो लॉ बना हुआ है, a 3-tier governmental structure जिसमें सेंट्रल है, स्टेट है, लोकल है, डिवीजन ऑफ पावर्स है, बाइकैमरलिज्म है, ठीक है, बाइकैमरलिज्म होता है, और एक होता है यूनिकैमरलिज्म। मैं आपको दिखाता हूँ बाइकैमरलिज्म का मतलब देख लो। सर बाइकैमरलिज्म का मतलब होता है, ये भी एक तरह का लेजिस्लेचर है, वन डिवाइडेड इनटू 2 सेपरेट असेंबलीज, चेंबर्स और हाउस, जहाँ पर 2 हाउस होगा, असेंबली होगा, उसको बाइकैमरल बोलते हैं, जो बेसिकली हम लोगों ने यूके से लिया है। बाइकैमरलिज्म इज ए डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ऑफ यूनिकैमरलिज्म, जहाँ पर सिर्फ एक ही हाउस होता है, इन विच ऑल मेंबर डेलिबरेट एंड वोट एज सिंगल ग्रुप, ठीक है। यूनिकैमरलिज्म में सिंगल ग्रुप में होते हैं, बाइकैमरलिज्म में 2 हाउसेस के बीच में होते हैं। दुनिया का एज ऑफ 2015 40% ऑफ वर्ल्ड नेशनल लेजिस्लेचर आर बाइकैमरल और 60% इज यूनिकैमरल, ठीक है। Often the member of 2 chambers are elected or selected by different methods which vary from country to country. This can often lead to 2 chambers having very different compositions of members. तो अलग अलग चैम्बर्स या कॉम्पोजिशन हाउस हो सकता है, जैसे भारत में लोकसभा, राज्यसभा 2 तरह से लेजिस्लेचर हो सकता है, ठीक है, जो भारत में जैसे होते हैं। कुछ कंट्री होते हैं जहाँ पर सिर्फ यूनिकैमरलिज्म होते हैं, मतलब एक ही असेंबली के थ्रू से पूरा का पूरा कंट्रोलिंग या पावर होता है। सो दोनों पैटर्न चलता है। भारत में बाइकैमरलिज्म चलता है, जो हम लोग यूके से अडॉप्ट किए हैं। इसके बारे में मैं आगे आगे आपको लोकसभा राज्यसभा जब डिटेल्स में बताऊंगा आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाएगा सर। कोडिफाइड है, डिवीजन ऑफ पावर्स, बाइकैमरलिज्म है, एंड एन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है। इट आल्सो पॉसेस यूनिटरी फीचर्स सच एज सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप, है ना, भारत का सिटीजन होने से ही चलेगा, आपको अलग से स्टेट का सिटीजन होने का जरूरत नहीं है। इंटिक मतलब भारत का सिटीजन होने का मतलब आपको आगे आगे बताऊंगा, आप भारत में कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी रह सकते हो, कहीं भी खा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, रोकने वाला कोई नहीं। जुडिशियरी ऑफ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशंस विद वेरी फ्यू एक्सेप्शंस सर, ठीक है, वो भी बताऊंगा। इट आल्सो पॉसेस यूनिटरी फीचर्स सच एज सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत का सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग है। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नर अपॉइंट होगा। ऑल इंडिया सर्विस जैसे कि IAS, IFS एंड IPS एंड इमरजेंसी प्रोविजंस, द यूनिक कॉम्बिनेशन मेक्स इट क्वासी फेडरल इन फॉर्म। मतलब बाकी दुनिया देशों में फेडरल स्ट्रक्चर है, सेंट्रल के पास पावर है, स्टेट के पास भी पावर है,
बट भारत को ये क्वासी फेडरल बनाते हैं जिसमें सेंट्रल के हाथ में कुछ पावर ज्यादा है और अल्टीमेट ऑथोरिटी सेंट्रल के हाथ में है, मतलब आप सेंट्रल के ऊपर जाके कुछ नहीं कर सकते। Each state and union territory has its own government. Analogous to the president and prime minister, each has a governor, a lieutenant governor and a chief minister. सभी स्टेट में गवर्नर होगा या तो लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर यूनियन टेरिटरीज के केस में होते हैं। जो यूटी है, जैसे कि दिल्ली में केजरीवाल के हाथ में सुपर पावर नहीं है, सुपर पावर लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में है। ये बेसिकली यूनियन टेरिटरी का जो गवर्नर होते हैं उनको प्रेसिडेंट की तरह पावर होता है सर। कश्मीर में भी एक टाइम पे लेफ्टिनेंट गवर्नर था, या फिर कोई भी यूनियन टेरिटरी एरिया में लेफ्टिनेंट गवर्नर कॉन्सेप्ट था, जिसमें प्रेसिडेंट जैसा ही पावर लेफ्टिनेंट गवर्नर को मिलता है। The governor of the states of India have similar power and function at the state level as those of President of India at central level. Governor exists in states while Lieutenant Governor exists in Union territories, including National Capital Territory of Delhi. दिल्ली का हेड केजरीवाल नहीं है, पॉइंट टू बी नोटेड। दिल्ली का सबसे सुप्रीम जो बंदा है, मतलब मेन पावर, दिल्ली का पुलिस गवर्नर के हिसाब से चलता है, नॉट केजरीवाल के हिसाब से। इसको लेके दिल्ली में काफी वाद विवाद होता है, बट दिल्ली इज अ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ मतलब रीजन, ठीक है। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के हिसाब से काम करेगा जरूरत पड़ने से। नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन केजरीवाल के हाथ में है, बट जहां भी जरूरत होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर जरूरत पड़ने से उसको ले सकता है। गवर्नर एक्ट एज ए नॉमिनल हेड whereas the real power lies with the chief minister of the state. नॉमिनल हेड कौन बन जाता है? गवर्नर, बट रियल पावर चीफ मिनिस्टर के हाथ में एंड हर और हिज काउंसिल मिनिस्टर। ऑल्दो इन यूनियन टेरिटरीज द रियल पावर लाइज विद दी, जो मैं आपको बता रहा था, देख लो सर। नॉर्मल गवर्नर के केस में क्या है, जैसे कि हमारे वेस्ट बंगाल का जगदीप धनखड़ हमारा नॉमिनल हेड है, जिनको रेस्पेक्ट प्रॉपर्ली नहीं मिल रहा है। हाँ सर, आई डोंट नो, बट जिस तरह का बिहेव दिखता हूं मैं, मुझे लगता है, अब ऐसा नहीं है कि बीजेपी चिल्लाना चालू हो जाएगा। गवर्नर एक्ट एज ए नॉमिनल हेड, मतलब बेसिकली एक बेसिक रेस्पेक्ट तो मुझे दिखता नहीं है, स्टार्टिंग दिन से मैं देख रहा हूँ। गवर्नर एक्ट एज ए नॉमिनल हेड वेयर इज दिस रियल पावर लाइज विद द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, जैसे कि वेस्ट बंगाल और बाकी नॉर्मल कोई भी स्टेट में। बट जब बात आता है यूनियन टेरिटरी का, द रियल पावर लाइज विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर, एक्सेप्ट इन एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी वेयर गवर्नर शेयर्स पावर विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। दिल्ली एंड पुडुचेरी के केस में, पांडिचेरी जिसको हम लोग बोलते हैं, दिल्ली एंड पुडुचेरी के केस में पावर शेयर होता है। बाकी दूसरे जगहों में, जैसे कि अंडमान निकोबार में लेफ्टिनेंट गवर्नर का ही पावर ज्यादा है, बट दिल्ली में या पांडिचेरी में चीफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर इक्वल पावर शेयर करते हैं। फ्यू और नो गवर्नर आर लोकल टू द स्टेट दैट दे आर अपॉइंटेड। सो एक एक मैटर पे बात करना चालू करें ना, खत्म नहीं होगा, बट एक आइडिया तो आप लोगों को मिलना जरूरी है ना। तो मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, बट जितना हो सकता है मैं आपको हर एक पैटर्न पे एक डिस्कस कर दे रहा हूँ, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि भारत देश चलता कैसे है और इसका कॉन्सेप्ट कैसे बना हुआ है। अब बात है पावर में बात किया मैंने, तो भारत क्वासी फेडरल क्यों हुआ वो भी मैंने बोला। अच्छा, ईच स्टेट यूनियन टेरिटरी हैज इट्स ओन गवर्नमेंट, ये भी बोला, ठीक है। लेफ्टिनेंट गवर्नर का क्या कॉन्सेप्ट है, चीफ मिनिस्टर का क्या केस है वो भी हल्का बोला। चीफ मिनिस्टर के बारे में और डिटेल्स में बात करूंगा आपसे। अच्छा, आर्टिकल 356 परमिट द प्रेसिडेंट टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट। आर्टिकल 356 पॉइंट टू बी नोटेड, प्रेसिडेंट को permits the president to dismiss a state government and assume direct authority if a situation arise, जैसे जिसको हम लोग इमरजेंसी बोलते हैं, ठीक है। अगर इमरजेंसी होगा, किसी स्टेट का पावर छीन के सेंट्रल गवर्नमेंट ले सकता है, इन विच स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट बी कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद, स्टेट कभी नहीं चाहेगा, ठीक है, बट जरूरत पड़ने से कर सकता है। लेकिन हाँ, सेंट्रल ऐसे भी मन मर्जी नहीं कर सकता, उसे भी जवाब देना पड़ता है। द पावर नोन एज प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। जैसे आजकल वेस्ट बंगाल में बीजेपी के लोग बड़ा मांग कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर खराब है और प्रेसिडेंट रूल लाना चाहिए, इसको लेके काफ़ी वाद विवाद है। बट रिसेंटली मालदा में जो घटना घटा, ठीक है, या फिर स्कूल वगैरह में जिस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, इसको लेके काफ़ी लोगों का मानना है कि लॉ एंड ऑर्डर सीरियसली काफ़ी ज़्यादा एडजस्टमेंट में चल रहा है, अपीसमेंट में चल रहा है। तो ऐसे सिचुएशंस किसी भी स्टेट में अच्छा बात नहीं है। दिन दहाड़े खून खराबा, एक का भी खून हो वो भी अच्छा बात नहीं है। ऐसा कोई भी चीफ मिनिस्टर ऐसा नहीं बोल सकता कि हमारे स्टेट से ज़्यादा खून खराबा दूसरे स्टेट में होता है। दिस इज नॉट दी एक्सक्यूज,
ओके अगर हमारे स्टेट में कुछ भी खराब होता है, जैसे अच्छा ही होता है तो क्रेडिट सीएम को जाता है, तो बुरा ही होता है तो उसके लिए भी जवाब आपको ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी हो, बीजेपी के लोग बड़ा नारा लगा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए, बट दिस इज नॉट एन ईजी थिंग, दिस इज नॉट एन ईजी थिंग सर। Was abused as state government come to dismissed on flimsy grounds of political reason after the SR bombing। ये सब केस याद रखिएगा सर, क्योंकि क्वेश्चन पूछते हैं केस से। आफ्टर SR बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया डिसीजंस के बाद ये देखा गया abused the state government come to dismiss on flimsy grounds for political reasons, ठीक है। तो ऐसे हो सकता है। such a course of action is more difficult since the court have asserted the right of review। yes, सभी मैटर को देखने का राइट कोर्ट के पास है। क्या सच में सेंट्रल जबरदस्ती कर रहा है, पॉलिटिकल रीजन में कर रहा है, जैसे बीजेपी चाहे तो कर सकता है किसी भी रीजन में, बट ऐसा जानबूझ के नहीं कर सकता। बीजेपी पावर में है मतलब कुछ भी करेगा, नॉट जस्टिफाइबल। 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ पंचायती राज, ठीक है, एंड एरियाज ऑफ नगर पालिका इन अर्बन एरियाज। आर्टिकल 370 गिव स्पेशल स्टेटस टू द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, जो स्पेशल पावर था, और ये स्पेशल पावर हटाया गया तो दुनिया भर में इस्लामिक कंट्रीज एकदम बौगला गया सर, ठीक है। बिकॉज जात पात के नाम पे दुनिया को तोड़ने का जो काम एक पर्टिकुलर सो कॉल्ड लोग करते हैं ना, ये इन पे थोड़ा सा रोक लगना चाहिए, ठीक है। जात पात और धर्म लगा के ना इतिहास जानता है कोई, ना भूगोल जानता है कोई, और कुछ भी बकता है। ये कुछ भी बकने से पहले ना इतिहास भूगोल जाना करें, ये मैं बार बार बोलूंगा। यू मस्ट नो द हिस्ट्री, यू मस्ट नो द ज्योग्राफी, एंड उसके बाद जो बोलना है बोलो। बिना हिस्ट्री ज्योग्राफी जान के कुछ भी बकने का कोई मतलब नहीं होता, चाहे कोई भी हो। इसीलिए बोलते हैं कम से कम इतिहास भूगोल का ज्ञान होना चाहिए। आगे देखिए सर, लेजिस्लेचर एंड अमेंडमेंट। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लिस्ट ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 368 डिक्टेट्स द प्रोसीजर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट किया जा सकता है 368 के हिसाब से। ऐसे आप लोगों ने देखा कि 104th अमेंडमेंट भारत में हो चुका है, ठीक है। अच्छा सॉरी, এই বুঝতে পারছিস তো তোরা নাকি চুপ চুপ শুনছিস শুধু? হ্যাঁ স্যার। পারছিস তো? Amendments are additions, variations or repeal of any part of the constitution as per the situation. An amendment bill must be passed by each house। जब भी कोई लॉ अमेंड हो, दोनों हाउस में पास होना पड़ेगा। दोनों हाउस मतलब राज्यसभा एंड लोकसभा, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, ठीक है। वो भी 2/3 मेजोरिटी में होना चाहिए, 2/3 मेजोरिटी ऑफ इट्स टोटल मेंबरशिप, व्हेन एटलीस्ट 2/3 आर प्रेजेंट एंड वोट। कम से कम 2/3 प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है, और वोट होना चाहिए। Certain amendment pertaining to the constitution's federal nature must also ratified by a majority of state legislature। Unlike ordinary bill मतलब ordinary bill मतलब normal जो भी law होता है, accordance with article 245 except for money bills, ठीक है, there is no provisions for a joint session of the Lok Sabha। money bill क्या होता है एक मैं आपको बताना चाहूँगा। ये एक्चुअली इंग्लैंड से ये कॉन्सेप्ट बिल्डअप हुआ है। In the Westminster system of a money bill or supply bill is a bill that solely concern taxation or government spending। मतलब मनी बिल जो होता है ये बेसिकली टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग का जो भी मतलब डिसीजंस होते हैं उसके लिए गवर्नमेंट मनी बिल ला सकता है, ठीक है, जिसको पास कराने के लिए गवर्नमेंट को दोनों हाउस का परमिशन का जरूरत नहीं है। তাই তো তথা এরকমই ব্যাপার তো। তুই মানি বিলটা নিয়ে আমাকে একবার ডিসকাস করেছিস। লোকসভায় হয় স্যার। ओनली लोकसभा पास कराने से ही हो जाएगा ना? है सर। इसके बारे में तौथा से मेरा पहले भी एक बार बातचीत हुआ था, ओके, इसलिए मैं तौथा से एक बार फिर से पूछ लिया। अच्छा ये वाला और क्या है? अच्छा प्रेसिडेंट वोट सर्टेन अमेंडमेंट पर्टेनिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल नेचर। अच्छा अनलाइक ऑर्डिनरी, ये भी समझ में आ गया। अच्छा लोकसभा एंड राज्यसभा टू पास ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ड्यूरिंग पार्लियामेंट्री रिसेस
प्रेसिडेंट कैन नॉट promulgate ऑर्डिनेंस अंडर हिज लेजिस्लेटिव पावर अंडर आर्टिकल 2 मतलब प्रेसिडेंट अपने पावर से किसी भी तरह लॉ को चेंज नहीं कर सकता, ठीक है, except in few situations. By July 2018, 124 amendment bill had been present in Parliament. Of these, 103 became amendment acts. Despite the supermajority requirement for amendment to pass, the Indian Constitution is the world's most frequently amended national government document. The Constitution is so specific in spelling out government powers that many amendments address issues dealt with by statute in other democracies. In 2000, the Justice Manepalli Narayana Rao Venkatachillai Commission, okay, was formed to examine the constitutional update. The Government of India established term-based law commissions to recommend legal reforms, facilitating the rule of law. ठीक है, कमीशन भी बिठा जाता है कि जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज आता है उसके बारे में। कुछ लिमिटेशंस भी है सर हमारे स्ट्रक्चर का, बेसिक स्ट्रक्चर में, कि केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, वेरी फेमस केस, द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट एन अमेंडमेंट कैन नॉट डिस्ट्रॉय व्हाट इट सीक्स टू मॉडिफाई। कोई भी अमेंडमेंट कभी भी ऐसा कुछ नहीं कर सकता जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, ये तो हर लॉ बोलता है। इट कैन नॉट टिंकर विद द कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क व्हिच आर इम्यूटेबल, जिसको चेंज नहीं कर सकते, अब उसको छेड़खानी नहीं कर पाओगे। सच एन अमेंडमेंट विल बी डिक्लेयर्ड इनवैलिड although no part of constitution is protected from amendment. Okay, the basic structure doctrine does not protect any one provision of the constitution. According to the doctrine of the constitution, basic features when read as a whole cannot be abridged or abolished. These basic features have not been fully defined, and whether a particular provision of this constitution is a basic features is decided by the court. तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर्स है वो कोर्ट डिसाइड करते हैं, इसके बारे में कोई क्लियरेंस डिस्क्लेमर नहीं है। The केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला डिसीजंस लेट डाउन द कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिक स्ट्रक्चर, जैसे कि सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है, ये बेसिक है। भारत रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये बेसिक्स है। भारत सेकुलर नेचर का है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। सेपरेशन ऑफ पावर्स है, बेसिक स्ट्रक्चर है। इट्स ए फेडरल कैरेक्टर, दैट इज ऑल्सो बेसिक कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो याद रखिएगा कि भारत का बेसिक कैरेक्टर क्या है। दिस इंप्लाइज दैट पार्लियामेंट कैन ओनली अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशंस to the limit of its basic structure. The Supreme Court or a High Court may declare the amendment null and void if this is violated after a judicial review. अगर कुछ भी गड़बड़ लगता है तो violate कर सकते हैं। This is a typical parliamentary government where the judiciary checks parliamentary power. In 1967, गोलकनाथ versus State of Punjab के केस में ऐसा ही घटना घटा था। The Supreme Court ruled that State of Punjab could not restrict any fundamental rights protected by the basic structure doctrine. The extent of land ownership and practice of a profession in this case were considered fundamental rights. The ruling was overturned with the ratification of 24th Amendment in 1971. ठीक है, मतलब लैंड ओनरशिप को लेके पंजाब में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन ये बेसिक स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं डाल सकता। ठीक है, पंजाब में प्रॉब्लम रेडी हुआ था। जुडिशियरी मैटर को लेके भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोला है, जुडिशियरी इज द फाइनल आर्बिट्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। The duty mandated by the Constitution is to act as a watchdog, preventing any legislative or executive act from overstepping constitutional bounds. ठीक है, the judiciary protects the fundamental rights of the people enshrined in the Constitution from infringement by any state body and balances the conflicting exercise of powers between the central and the state. The court are expected to remain unaffected by pressure exerted by the other branches of the state, citizen or interest groups. An independent judiciary has been held as a basic features of the constitutions which cannot be enhanced by the legislature or the executive. Article 50 of the Constitution provides that state must take measures to separate the judiciary from the executive in the public service. Judicial review system भी है। Judicial review was adopted by the Constitution of India from judicial review in the United States. In the Indian Constitution, judicial review is dealt in Article 13. The Constitution is the supreme power of the nations and governs all laws according to the Article 13. जो भी रूल्स रेगुलेशंस है इसको आर्टिकल 13 के थ्रू से देखभाल किया जाता है। आर्टिकल 13 में क्या पावर मिलता है देख लो। ऑल प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले जो लॉ था, इफ दे कन्फ्लिक्ट होली, अगर उसके साथ पूरा का पूरा कन्फ्लिक्शन होता है, और इन पार्ट विद द कॉन्स्टिट्यूशन शैल हैव ऑल कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोविजंस डीम्ड इनइफेक्टिव अंटिल एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड्स द कॉन्फ्लिक्ट। एक अमेंडमेंट लाएगा और कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करेगा। The law will again come into force if it is compatible with the constitution as amendment. अगर कोई पुराना लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले से भारत में चल रहा था, अगर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को पहले अमेंड करके ठीक करो, फिर कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जोड़ दो। प्रॉब्लम है तो खत्म करो।
लॉज मेड आफ्टर एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी कॉम्पेटेबल विद इट, नॉर्मली होना चाहिए, और दे विल बी डीम्ड टू बी वॉइड एब इनिशियो। अगर प्रॉब्लम रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कॉम्पेटेबल नहीं है, तो उसको वॉइड एब इनिशियो मतलब शुरू से ही वॉइड माना जाएगा। एब इनिशियो इज अ लैटिन फ्रेज, इसका मतलब है शुरू से, ठीक है, शुरू से वॉइड है। In such situation, the Supreme Court or High Court determines if a law is conformity with the constitutions or not. If such an interpretation is not possible because of inconsistency, अगर कुछ भी provision लागू करने में problem है and where separation is possible, the provision which is inconsistent with the constitution is considered void. In addition to Article 13, Article 32, 22, 26, 227 provide the constitutional basis for judicial review. Due to the adoption of 38th Amendment, the Supreme Court was not allowed to preside over any law adopted during a state of emergency which infringe fundamental rights under Article 32. मैं अभी भी fundamental rights आपको पढ़ाया नहीं, ठीक है। The right to constitutional remedies, the 42nd Amendment widened Article 31C and addressed 368 subsection 4, 368 subsection 5, stating that any law passed by Parliament could not be challenged in court. The Supreme Court ruled in Minerva Mill versus Union of India that judicial review is a basic characteristic of a constitution, overturning Article 368 subsection 4, 368 subsection 5 and 31C. मतलब काफी वाद विवाद है सर, ठीक है। कभी फंडामेंटल राइट छीना जाता है, कभी फंडामेंटल राइट मतलब में चैलेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। जरूरत पड़ने से बहुत सारा चीज करना पड़ता है, फंडामेंटल राइट के नाम पे कुछ भी हो ये भी सरकार को देखना पड़ता है, ठीक है। फिर आता है एग्जीक्यूटिव एरिया, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया का एरिया, कि प्रेसिडेंट क्या करता है और प्राइम मिनिस्टर क्या करता है। बता दे सर, बोलो 5-10 मिनट बताएंगे, एग्जीक्यूटिव बता दे कि नहीं। हेलो, चलो सर, आप लोग सुन पा रहे हैं, समझ में आ रहा है, एक बार इतना तो बता दो सर। है सर। चलो, एग्जीक्यूटिव मतलब भारत का एक पूरा एग्जीक्यूशन सिस्टम कौन चलाते हैं, कैसे चलाते हैं। सर, चैप्टर 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्रिएट्स ए पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम में with a prime minister who in practice exercises most executive power. The prime minister must have the support of a majority of the member of the Lok Sabha. प्राइम मिनिस्टर को बनने के लिए लोकसभा का मेजोरिटी लोगों का क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए। हाउस ऑफ पार्लियामेंट, हाउस ऑफ पार्लियामेंट का सपोर्ट चाहिए, मेजोरिटी में कितना सीट होता है नहीं होता वो सब में बाद में आते हैं, आपके साथ बात करते हैं। लोकसभा में इतना मेजोरिटी है, ऐसे तथा मुझे ऐसे ही बता सकता है। तथा फटाफट बोल, लोकसभा का मेंबर कितना है, मेजोरिटी कितने में है। তাই তো, এটাই তো 543। अरे সেটা ম্যাক্সিমাম 543। मैक्सिमम 543, मेजोरिटी होने के लिए कितना चाहिए। 335, ताई तो गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए आपको 335 सीट्स चाहिए। इसमें करेंटली एनडीए 335 है, इसमें बीजेपी है, जेडीयू है, एलएसजेपी है, ठीक है। ऐसे बीजेपी है, बीजेपी अलायंस पार्टीज, ठीक है, बीजेपी सपोर्टेड पार्टीज मिला जुला के 335, उसमें बीजेपी का 301 सीट है जो काफ़ी संख्या में मेजर ही है, ठीक है, इस तरह से। और ऑपोजिशन के पास कितना है, 204। करेंट सिचुएशन देख लो आप, ऑपोजिशन के पास 204 है, जिसमें यूपीए मतलब कांग्रेस सपोर्टेड जो है, जिसमें आईएनसी 53, डीएमके, एनसीपी, जेकेएमसी, जेएमएम, ठीक है, ऐसे। बाकी कुछ आदर्स में अगर आंचलिक पार्टी में देखें उनके हाथ में 113 है, 113 सीटों में एआईटीसी के पास मतलब ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 22, ठीक है। इस तरह से बाकी और भी स्टेट्स का जो भी पार्टी हैं उनके मेंबर भी आपको यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। इस तरह से भारत का पूरा सिस्टम है, 4 सीट वैकेंट है अभी भी, ठीक है। तो ये भारत का लोकसभा का सीट का बात है सर, ठीक है। इनसाइड व्यू ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा न्यू दिल्ली, ठीक है। ये लोकसभा का जो सीट आपके सामने मैंने रखा, ये लोकसभा का सीट के बेसिस में ही डिसीजन होता है। नाउ पॉइंट इज दैट लोकसभा में प्राइम मिनिस्टर को पावर कैसे मिलता है वो देखो। तो कितना सीट बोला सर आपको, मेजोरिटी चाहिए 335 के लिए और मैक्सिमम 543 मतलब 543।
एग्जीक्यूटिव सिस्टम थोड़ा देख लो, समझ में आ जाएगा। Most executive power, the prime minister must have the support of a majority of the member of the Lok Sabha or lower house of parliament. If the prime minister does not have the support of majority, the Lok Sabha can pass a motion of no confidence. जैसे करंटली पाकिस्तान में इमरान खान के साथ चल रहा है। हाँ सर, इमरान खान का खबर है आप लोगों के पास? पाकिस्तान गवर्नमेंट को लेके खबर रखा कीजिए, पड़ोसी है, उनके साथ कुछ भी उनका होता है तो उसका असर भारत में जरूर आता है। कि इमरान खान नो कॉन्फिडेंस पे तो नहीं गिरे। है सर। इमरान खान नो कॉन्फिडेंस पे है। नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट पाकिस्तान पीएम इमरान खान 12 मिनट पहले का है, ठीक है। ये देखो, इमरान खान नेम्स यूएस ऑफिशियल हु सेंट थ्रेड मैसेज सुप्रीम कोर्ट टू हियर डिसमिसल ऑफ नो ट्रस्ट वोट अगेंस्ट हिम टुडे, ठीक है। मतलब ये बहुत बड़ा न्यूज़ है सर, भारत के लिए भी और इंटरनेशनल मैटर भी है, ठीक है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर इज मीटिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, डिस्कशन लाइकली ऑन द करंट सिनेरियो इन द नेबरहुड इंडिया। देखो सर, हमारा फॉरेन मिनिस्ट्री, फॉरेन सेक्रेटरी एंड एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर का मीटिंग चल रहा है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। मतलब अगर ऐसा है तो पाकिस्तान में सत्ता बदल सकता है। पाकिस्तान प्रेसिडेंट आरिफ आलिफगी रोड अ लेटर टू अपॉइंट क्रिएट केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर चाहिए। ही आल्सो सेंट अ लेटर टू प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एंड एलओपी सावज सारिफ, पाकिस्तान दुनिया न्यूज़ के हिसाब से खबर मिला है। इमरान खान टू कंटिन्यू वर्किंग एज एग्जीक्यूटिव अंटिल क्रिएटर ऑफ, अच्छा जब तक, मतलब सर आज फाइनल हो गया इसका मतलब है ना, ये अभी का न्यूज़ है। मुझे तो लगता है कि अभी हम लोग बात करते करते ये लाइव अभी हुआ है 12, 14, 15 में, ठीक है। पाकिस्तान में सरकार गिर गया, मतलब बेसिकली प्राइम मिनिस्टर चला गया। पाकिस्तान प्रेसिडेंट आरिफ अलवी रोड अ लेटर, अच्छा ये देखो, इमरान खान टू कंटिन्यू वर्किंग एज चीफ एग्जीक्यूटिव अंटिल caretaker PM appointed. The cabinet division of Pakistan issued a notification denotifying Imran Khan as the prime minister after the president dissolved the national assembly after a summary was sent by the premier in the wake of no trust move against him. पाकिस्तान का जो मतलब ये का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट इज ऑलमोस्ट सिमिलर लाइक इंडिया, ठीक है सर। तो देखो आपने देखा, मतलब जो बात अभी चल रहा है उसी मुद्दे पे लाइव घटना घट रहा है अभी एकदम दुनिया भर में। हमारे पड़ोसी देश सिमिलर कंडीशंस में गिर चुका है। नो कॉन्फिडेंस रिमूविंग द प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम ऑफिस, thus the prime minister is the member of parliament who leads the majority party of a coalition comprising of majority. The prime minister governs with the aid of council of ministers, which the prime minister appoints and whose members head ministers. Importantly, article 75 establishes that the council of ministers shall be collectively responsible to the house of the people or Lok Sabha. The Lok Sabha interprets this article to mean that the entire council of ministers can be subjected to a no confidence motion. If a no confidence motion succeeds, the entire council of ministers must resign. मतलब अगर पूरा लोकसभा को, मतलब पूरा मिनिस्टर के अगेंस्ट में बात आ जाए तो मिनिस्टर को भी हटना पड़ सकता है। तो इट्स अ बिग मैटर सर, इट्स अ बिग मैटर। किसी भी देश के लिए बहुत ही चिंता का विषय होता है जब भी ऐसे सिचुएशन होता है। डिस्पाइट प्राइम मिनिस्टर एक्सरसाइजिंग एग्जीक्यूटिव पावर्स इन प्रैक्टिस, इट कॉन्स्टिट्यूशंस The constitution bestows all the national government executive power in office of the president. जितना भी गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव पावर है प्रेसिडेंट के पास में भी रखा है। The de jure power is not exercised in reality. However, Article 74 requires the president follow the aid and advice of the council headed by prime minister. In practice, that means that president's role is mostly ceremonial, with the prime minister exercising executive power. Normally ceremonial power होता है, prime minister ही executive power लेते हैं, because the president is obligated to act on the prime minister's wishes. ठीक है, ये जान लो सर। भारत में the president does retain the power to ask the council to reconsider his advice. Yes, president के पास इतना पावर होता है, जरूरत पड़ने से कोई भी डिसीजन पे रिकंसिडरेशन के लिए बात कर सकते हैं। However, an action the president may take publicly, public action ले सकते हैं। The council is not required to make any changes before submitting the advice to the president, in which case the president is constitutionally required to adhere to it, overriding the president's discretions. Previous president have used the occasion to make public statement about their reasoning for sending a decision back to the council in an attempt to sway public opinion. The system with an executive who only possesses nominal power and an official advisor who possesses actual power is based on British system and is a result of colonial influence on India before and during the writing of its constitution. ये बेसिकली ब्रिटिश से ही हम लोगों ने लिया है। जो प्रेसिडेंट का, हमारे देश में जो प्रेसिडेंट का पावर है उसके बारे में। इससे आप लोग जानते हो कि इंडिया ऐसा कंट्री है जहाँ पर प्रेसिडेंट एक सेरिमोनियल कॉन्सेप्ट में चलता है।
बेसिकली घर के कोई बड़े बुजुर्ग है तो उनसे परमिशन लेना चाहिए इस टाइप का, ठीक है। पर अल्टीमेट एग्जीक्यूशन घर का जो हेड ऑफ द फैमिली है वही करते हैं, जैसे कि हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर करते हैं, ठीक है सर। अच्छा, ऑलमोस्ट हम लोग देख लिए। अब नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स में आपको प्राइम मिनिस्टर डिसमिस कैसे होते हैं, प्रेसिडेंट पावर टू लेजिस्लेशन कैसे होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, इस तरह का कुछ बात करेंगे। फिर फंडामेंटल राइट्स, बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो हमारे सेक्शंस और आर्टिकल्स हैं उसके बारे में बातचीत करना बाकी रह गया सर, जो मैं आपके साथ कॉन्स्टिट्यूशन के नेक्स्ट क्लास में चर्चा करूंगा, ठीक है। आज काफ़ी लंबा रहा, जैसे कि स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज के बारे में बात करना है, सिटीजनशिप के बारे में बात करना है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करना है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया बचा हुआ है, नेक्स्ट क्लास में इसका और डिटेल्स चर्चा चलेगा सर, ठीक है। अच्छा सर, बोलो, समझ में आ रहा है? हाँ सर। सर कॉन्स्टिट्यूशंस काफ़ी गहरा है, काफ़ी डिटेल्स है सर, मैं क्या कर सकता, आपको जानना ही पड़ेगा, ठीक है। कोई बात नहीं सर, आज इतना ही है, अच्छे से पढ़ो। फिर जैसे अब लोगों के लिए एग्ज़ाम अरेंज कर रहा हूँ, ऐसे हर हफ्ता एग्ज़ाम कुछ ना कुछ चैप्टर अरेंज होता जाएगा। जैसे इस बार मैंने जूरिस्प्रूडेंस में लिया, फिर कंपनी लॉ का मैं लेने वाला हूँ, कंपनी लॉ बेसिक्स में। मैं पहले भी कंपनी लॉ क्लास में बोल के रखा, फिर से बोल दिया। ऐसा ही जूरिस्प्रूडेंस में ये भी, इसका भी रहेगा, आप लोग रेडी रहिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन पे भी एग्ज़ाम रहेगा, ठीक है। पढ़ते रहिए ताकि एग्ज़ाम जब भी लूँ आप लोग रेडी हो सकते हैं तुरंत। ओके सर, फिर टाटा बाय सर। ओके रश्मि, सुंदर ओके सर, हाँ হবে ওকে টাটা স্যার বল। বলছি স্যার নেক্সট সানডে ল অফ ট্রটটা নিয়ে নেবেন?